एवरीवन एंड वेलकम टू डेल्टा। इस जर्नी के अंदर हम फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट को डिटेल में कवर करने वाले हैं एंड आई होप कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर आप भी मेरे जितनी मेहनत लगा रहे होंगे एंड कई सारी डिफरेंट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज हैं जिनको हम मिलकर सीखने वाले हैं। अब डेल्टा की शुरुआत से पहले कुछ ऐसे मैसेजेस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो शायद इस जर्नी के अंदर हमें हेल्प कर रहे होंगे। अब ये जो मैसेजेस हैं इनको आप चाहें तो कोर्स के अंदर अगर आपको थोड़ा सा भी डीमोटिवेटेड फील होता है या किसी भी पॉइंट पर आपको फील होता है कि मेरे तो थोड़े से एरर्स आ रहे हैं, मेरे तो थोड़े से बग्स आ रहे हैं, या मैं तो परेशान हो गया या इतना सारा पढ़ना पड़ रहा है तो उस चीज़ को मैनेज कैसे करें, तो उस टाइम पर अगर आपको परेशानी आती है तो आप इस वीडियो को वापस से आकर थोड़ा सा देख सकते हैं। सबसे पहला मैसेज जो मैं आपको देना चाहूँगी वो है इंपॉर्टेंस ऑफ कंसिस्टेंसी के बारे में। हमें डेल्टा को सीखते टाइम कंसिस्टेंसी को बनाए रखना है। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि हमारे जितने भी लेक्चर्स होंगे वो सारे के सारे लेक्चर्स ऑल्टरनेट डेज पर अपलोड हो रहे होंगे। ऑल्टरनेट डेज कहने का मतलब है कि अगर एक लेक्चर आज अपलोड हुआ तो 2 तारीख को हमारी छुट्टी है, फिर दूसरा लेक्चर 3 तारीख को अपलोड होगा, फिर 4 तारीख को छुट्टी है तो नेक्स्ट लेक्चर 5 तारीख को अपलोड होगा, फिर 6 की छुट्टी है, फिर नेक्स्ट लेक्चर 7 को अपलोड होगा। तो इस तरीके से हमारे लेक्चर्स ऑल्टरनेट डे पर अपलोड हो रहे होंगे। हमारा जो ग्रुप बना है उस ग्रुप के अंदर आपको सारे के सारे अपडेट्स मिल रहे होंगे एंड इसके साथ साथ जितने भी लाइव सेशंस होने वाले हैं आपके उनके बारे में आपको पहले ही, लाइव सेशन होने से पहले ही ग्रुप्स के ऊपर बता दिया जाएगा कि हमारा ये लाइव सेशन होने वाला है, इसके अंदर हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे एंड साथ के साथ उसके जो टाइमिंग्स होंगे या उसके जो लिंक्स होंगे वो भी आपको हम पहले ही बता देंगे। तो वो सारी चीज़ों की तो हमें टेंशन नहीं लेनी, बट एक चीज़ है जिसके बारे में हमें खास ख्याल रखना है वो ये है कि जो भी ऑल्टरनेट डेज पर हमारे चैप्टर्स अपलोड हो रहे हैं उन सारे के सारे चैप्टर्स को हमें टाइमली कंप्लीट करना है और हमें अपनी जर्नी के अंदर बैकलॉग नहीं बनने देना। क्योंकि बैकलॉग क्या होता है, बैकलॉग में अगर पुरानी कोई चीज़ है जिसको आपने कंप्लीट नहीं किया तो वो आगे जाकर बढ़ता जाता है और अल्टीमेटली अगर हमें बैकलॉग को कंप्लीट करना है तो उतना ही टाइम हमें बाद में जाकर देना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है कि अपनी जर्नी के अंदर छोटे छोटे स्टेप्स में हम क्या करें, अपने पूरे के पूरे कोर्स को अच्छे से कंप्लीट कर लें। तो कंसिस्टेंसी बनाने का मतलब है कि जो चैप्टर आज अपलोड हुआ है उसको आप 2 दिन के अंदर ही कंप्लीट कर लें। मैं समझ सकती हूँ कि हो सकता है आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हों जो शायद वर्किंग प्रोफेशनल हैं, अभी ऑलरेडी कंपनीज के अंदर काम कर रहे हैं, या फिर आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके शायद कॉलेज में थोड़ा एंड सेमेस्टर या फिर मिड सेमेस्टर के कोई अगर एग्जाम्स चल रहे हैं, बट अगर वो एग्जाम टाइम आता है तो उसमें भी अपनी कंसिस्टेंसी को छोड़ना नहीं है। उसमें भी एग्जाम टाइम में ज़्यादा प्रेशर लेने से बेहतर है कि आप थोड़े आपने 5, 10, 15 मिनट का आज टॉपिक कर लिया या फिर कल थोड़ा सा टॉपिक कर लिया, तो इस तरीके से आप थोड़ी बहुत रोज कोडिंग करते रहेंगे तो उससे कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। और जैसे एग्जाम्स होते हैं बचे हुए टाइम में आप क्या करिए, बचे हुए टाइम में आप वापस से आकर जो भी पिछला बैकलॉग बचा हुआ है उसको एक्स्ट्रा टाइम इनपुट कर जल्दी कंप्लीट करिए। बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए मेरी यही एडवाइस रहेगी कि बैकलॉग की कंडीशन को अपने पास ना आने दे और कंसिस्टेंसी के साथ हमें मेहनत करनी है। क्योंकि एक पॉइंट के बाद हमें रियलाइज होगा कि चीज़ों की शुरुआत करने के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, पर एक बार हमने अगर अपनी जर्नी की, अपने डेल्टा की शुरुआत कर दी है तो इस चीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए हमें कंसिस्टेंसी और अपने डिसिप्लिन की ज़रूरत होगी। इसीलिए कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए टाइमली चीज़ों को कंप्लीट करना है और डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए एक चीज़ करनी है कि आप क्या करिए, अपने टाइम को फिक्स कर लीजिए। टाइम को फिक्स करने का मतलब है कि जो भी आपका इंडिविजुअल शेड्यूल है उस शेड्यूल में से आप कोशिश करिए कि आप 2, 3, 4 जितने भी घंटे निकाल सकते हैं अपनी डेवलपमेंट जर्नी के लिए, उतने घंटे के लिए आप फिक्स कर दीजिए कि इतने से इतने टाइम में बैठकर मुझे अपनी डेवलपमेंट जर्नी को कंटिन्यू करना है। तो क्या होगा, उससे और ज़्यादा डिसिप्लिन आएगा। क्योंकि दिन के अंदर जब आपको पता होता है कि मुझे इस टाइम पर ये काम खत्म करना है, क्योंकि दिन के अंदर जब हमें पता होता है कि मुझे इतने से लेकर इतने टाइम तक एक स्पेसिफिक चीज़ करनी है, तो आपके दिमाग में एक मेंटल ट्रिगर होगा जो आपको पता होगा कि उस टाइम पर जाकर मुझे वो चीज़ को खत्म करना है। और वही चीज़ अगर आप रिपीटेडली हर दिन करेंगे तो वो चीज़ आपकी एक आदत बन जाएगी। तो कोडिंग करना एक आदत बन जाएगी एंड जितना जल्दी आप कोडिंग को अपनी हैबिट बनाएंगे उतना बेटर हमारा स्किल डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पर क्या याद रखना है, ये याद रखना है कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन इज द की टू एवरीथिंग। तो उसी के साथ हमें डेल्टा को कंटिन्यू रखना है। और सेकंड चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है रुकावटों के बारे में। अब हमारी जो कोडिंग जर्नी होती है सिर्फ डेवलपमेंट नहीं, अगर आप कोई लैंग्वेज भी सीख रहे हैं या फिर आप डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम भी सीख रहे हैं या फिर आप मशीन लर्निंग सीख रहे हैं, आप कुछ और भी सीख रहे हैं, तो हर तरीके की कोडिंग के अंदर आपके पास एरर्स आएंगे, आपके पास एक्सेप्शंस आएंगे, आपके पास बग्स आएंगे, आपके पास प्रॉब्लम्स आएंगी। बट एक अच्छा प्रोग्रामर, एक अच्छा कोडर, एक अच्छा डेवलपर वही होता है जो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करना जानता हो। आज तक स्कूल टाइम से लेकर अभी तक हमें ये आदत होती है कि हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या तो हमारे पेरेंट्स होते हैं या फिर हमारे पास हमारे टीचर्स होते हैं, एंड डेफिनेटली यहाँ पर भी आपके पास कई सारे रिसोर्सेज होंगे, बट एट द एंड एक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट वही होता है जो
चार्ज लेता है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। हमें वेट नहीं करना कि कोई और आकर मेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा या कोई और आकर मुझे एक स्ट्रेट सॉल्यूशन दे देगा, क्योंकि जब आप रियल लाइफ प्रोग्रामिंग करते हैं, जब आप अपने प्रोजेक्ट्स को खुद बैठकर बना रहे होंगे या फिर आप बाद में जाकर कंपनीज के अंदर काम कर रहे होंगे, तो वहां पर आपसे यही एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपका एक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट हो। तो हम उस माइंडसेट को डेल्टा के साथ ही बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट होने का मतलब है कि जब भी प्रॉब्लम्स आएंगी, हो सकता है प्रॉब्लम इस फॉर्म में आए कि आपका कोड वर्कआउट नहीं कर रहा या आप कुछ इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें आपको एरर दिखा रहा है आपके सिस्टम के ऊपर। तो इस तरीके की जब प्रॉब्लम्स आती है तो उसमें सबसे पहली चीज है कि घबराना नहीं है, बहुत नेचुरल है। आपसे पहले जो जितने भी लाखों डेवलपर्स, लाखों कोडर्स ने उस चीज को करने की कोशिश करी है, चाहे वो अपना पहला HTML का कोड लिखना हो गया हो या कुछ और काम हो गया हो, तो उस चीज में उन्होंने भी सिमिलर प्रॉब्लम्स फेस किए हैं और वो भी उन्हीं प्रॉब्लम्स को फेस करते करते आज अच्छे लेवल पर जाकर पहुंचे हैं। तो आप भी उन्हीं प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होंगे, उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे। तो उस चीज से घबराने की जरूरत नहीं है। जितने प्रॉब्लम्स आएंगे उतने आप नए प्रॉब्लम्स को टैकल करेंगे, नए तरीके के सॉल्यूशंस ढूंढेंगे एंड उतने आप एक बेटर प्रोग्रामर, बेटर डेवलपर बनने होंगे। अब जब भी प्रॉब्लम्स आए, प्रॉब्लम किसी भी फॉर्म की हो सकती है, यानी प्रॉब्लम इतनी छोटी हो सकती है कि अगर मैंने अपने लेक्चर के अंदर ABCD लिखा है और आपने कोड के अंदर टाइप कर दिया है ABCD, जिसमें सिर्फ स्मॉल a और कैपिटल A का डिफरेंस है, तो ये भी आपको आपके कोड के अंदर एरर दे सकता है। इसीलिए सबसे पहली चीज जो करनी है वो ये है कि लेक्चर्स को बड़े ध्यान से देखना है। कोड को टाइप करते हुए बेसिक मिस्टेक नहीं करनी, यानी स्मॉल का कैपिटल नहीं बना देना, कैपिटल का स्मॉल नहीं बना देना। ये बेसिक चीज अगर हम इंप्लीमेंट कर लेंगे तो हमारे काफी सारे एरर्स नहीं होंगे। दूसरी चीज जो हमें इंप्लीमेंट करनी है कि कई बार हो सकता है इंस्टॉल करते हुए या कोई और चीज करते हुए हो सकता है आपके सिस्टम के बेसिस पर एरर हो सकता है आपके और आपके दोस्त का जो विंडोज सिस्टम है उसके अंदर डिफरेंसेस हों। तो मल्टीपल डिवाइसेस पर काफी सारे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, तो उस केस में अगर मान लो कुछ इंस्टॉल करते हुए का या कुछ रन करते हुए या कुछ सर्च करते हुए अगर आपके पास एरर आ जाता है या बग आ जाता है या एक्सेप्शन आ जाता है, तो फिर उस चीज से हमें घबराना नहीं है। ऐसे में हमें एक चीज करनी है जो बहुत सारे डेवलपर्स कंपनीज में बैठे बैठे हुए भी करते हैं जब वो एरर्स को फेस करते हैं, वो है चीजों को गूगल करना। अब ये सुनने में हो सकता है आपको नया नया लग रहा हो, बट ये एक रियलिटी है। जब भी एक कोडर के पास, डेवलपर के पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं डेली बेसिस पे, तो सबसे ईजीएस्ट सॉल्यूशन उन्हें गूगल करके ही मिलता है। तो जो भी आपका एरर आ रहा है, जो भी आपका एक्सेप्शन आ रही है, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, एरर कहने का मतलब है कि जब भी हम कुछ इंस्टॉल करते हैं या फिर हम अपना कोड रन कर रहे हैं तो हो सकता है वहां पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है जिसका हमें मतलब समझ नहीं आए कि क्या एग्जैक्ट एरर आ रहा है या इसको ठीक कैसे करना है। तो सबसे ईजीएस्ट वे होती है उस चीज को हमें कॉपी करना है और उस चीज को गूगल पे जाकर पेस्ट कर देना है। आप लैपटॉप पर हैं, लैपटॉप पर पेस्ट कर दीजिए, आप कंप्यूटर पे, कंप्यूटर पे पेस्ट कर दीजिए और उसको जाकर गूगल सर्च करना है। जब भी हम गूगल सर्च करेंगे हमारे पास कई सारे डिफरेंट लिंक्स आएंगे और उन लिंक्स के अंदर उस पॉसिबल प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। और एक वेबसाइट है जिस पर आपको बार बार अपनी प्रॉब्लम्स के जो सॉल्यूशंस है वो सबसे ज्यादा केसेस में मिल रहे होंगे, और इस वेबसाइट का नाम है स्टैक ओवरफ्लो। तो स्टैक ओवरफ्लो जो वेबसाइट है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स आप फेस करेंगे अपनी डेवलपमेंट जर्नी के अंदर, उन सब के सॉल्यूशन आपको स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर मिल जाएंगे और वहीं से आप उस सॉल्यूशन से अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। इस वेबसाइट को बहुत मिलियंस ऑफ डेवलपर्स ट्रस्ट करते हैं डेली बेसिस पर, और अपनी प्रॉब्लम्स को, जितने भी एरर्स आते हैं उनको गूगल करना ऐसी चीज़ है जो कोई अगर अमेजॉन के अंदर बैठा हुआ है, गूगल के अंदर बैठा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर बैठा हुआ है, गोल्डमैन सैक्स या किसी और बड़ी कंपनी या छोटी कंपनी के अंदर, स्टार्टअप के अंदर बैठा हुआ है, तो वो सारे लोगों को भी अगर कोडिंग करते टाइम कोई प्रॉब्लम होती है या कोई चीज़ ऐसी है जो भूल जाते हैं, तो क्या करते हैं, सिंपली उस चीज़ को गूगल सर्च कर लेते हैं और मैक्सिमम केसेस में उन्हें वहां पर उनका सॉल्यूशन मिल जाता है। तो आपको भी वही सेम चीज़ करनी है कि प्रॉब्लम से घबराना नहीं है, छुप कर नहीं बैठना कि प्रॉब्लम आ गई तो अब बस हम घबरा गए या हम रुक गए या हम पैनिक कर गए। उस प्रॉब्लम को एक्टिवली एक सोल्जर की तरह हमें सॉल्व करने की कोशिश करनी है और उसका सॉल्यूशन ढूंढ कर निकालना है। तो ये दो मैसेजेस थे जो मैं आपको जर्नी से पहले, शुरू होने से पहले आपको देना चाहती थी। तो इन दोनों को हमें याद रखना है कि कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन रहना है, एंड दूसरी चीज अपनी प्रॉब्लम्स को हेड्स ऑन जाकर फेस करना है, उनसे घबराना नहीं है। एंड जितना ज्यादा प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा हम बेटर और अच्छी क्वालिटी के एक प्रोफेशनल डेवलपर बन रहे होंगे। अब वेब डेवलपमेंट की शुरुआत करने से पहले कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जिनके मतलब अगर हम समझ जाएंगे तो वेब डेवलपमेंट की जर्नी हमें और ज़्यादा इंट्यूटिव और आसान लगेगी।
सबसे पहली चीज जिसका मतलब समझने वाले हैं वो है हमारा इंटरनेट। इंटरनेट ऐसी चीज है जिसको हम फोन पर यूज करते हैं, लैपटॉप पर यूज करते हैं, कंप्यूटर्स पर यूज करते हैं, पर इंटरनेट एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। तो यहां पर हम इंटरनेट के वर्किंग में बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाने वाले, हम बहुत बेसिक सा ओवरव्यू लेने वाले हैं ताकि ऊपर ऊपर से हमें चीजें थोड़ी सी समझ में आ जाए। अब सबसे पहले बात करेंगे इंटरनेट की जो बेसिक डेफिनेशन है उसकी। इंटरनेट को अगर हम समराइज करना चाहें तो उसका मतलब होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स अराउंड द वर्ल्ड। यानी पूरे वर्ल्ड के जो कंप्यूटर्स हैं, यहां पर कंप्यूटर्स का मतलब बेसिकली सिस्टम है। सिस्टम में हमारा लैपटॉप भी आ सकता है, सिस्टम में हमारा फोन भी आ सकता है। तो जो भी मशीन, जो भी डिवाइस जो इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हो सकता है उसी को हम यहां पर कंप्यूटर्स कह रहे हैं। तो जब दुनिया भर के कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं तो एक नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स बनते हैं जिसमें बहुत सारे इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स होते हैं एंड इसी नेटवर्क को हम इंटरनेट कह देते हैं। अब इसको बहुत बेसिक से समझें, अगर मेरे पास एक कमरे के अंदर 2 कंप्यूटर्स हैं, मान लेते हैं मेरे पास कोई एक कंप्यूटर है, लेट्स कॉल इट ए, एंड मेरे पास एक और दूसरा कंप्यूटर रखा हुआ है कमरे के अंदर, उसका नाम है दूसरे का बी। अब इन दोनों कंप्यूटर्स को अगर मुझे कनेक्ट करना है तो कनेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक वायर ले सकते हैं जिसको हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जोड़ सकते हैं। जैसे ही हमने दोनों कंप्यूटर्स को जोड़ दिया, इन दोनों कंप्यूटर्स को एक दूसरे को डेटा ट्रांसफर करना आसान हो जाएगा। ए वाला कंप्यूटर बी वाले कंप्यूटर को अपनी फाइल्स भेज सकता है, बी वाला कंप्यूटर ए वाले कंप्यूटर को अपनी फाइल्स भेज सकता है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये दोनों कंप्यूटर एक दूसरे से बात करने लग जाएंगे। अब इसी चीज को अगर हम बहुत बार रेप्लिकेट कर दें, डुप्लीकेट कर दें, मल्टीप्लाई कर दें तो उसी को हम इंटरनेट कहेंगे। यानी एक ऐसा लंबा सा वायर जिससे बहुत सारे कंप्यूटर्स का एक तरीके से नेटवर्क फॉर्म हो रहा है और उसमें काफी सारे इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस हैं, उसी को हम इंटरनेट कहते हैं। तो इंटरनेट हमारे घर पर कैसे आता है, हमारे घर पर इंटरनेट को लाने के लिए हम केबल्स को यूज करते हैं। तो जब भी वाईफाई या राउटर सेटअप होता है या डिवाइसेस में हमें इंटरनेट यूज करना होता है तो हमेशा बाहर की कंपनी से पहले एक केबल आता है जो घर में जोड़ा जाता है। उसी तरीके से लंबे लंबे बड़े बड़े केबल्स होते हैं जो एक जगह से दूसरे जगह पर कंप्यूटर्स को इंटरकनेक्ट करते हैं। तो हमारे पास अगर ओशन भी आ रहा है बीच में तो समुद्र के नीचे तक से मोटे मोटे वायर्स जा रहे होते हैं जिनके थ्रू हमारा डेटा ट्रांसफर होता है इंटरनेट पर। तो एक कॉन्टिनेंट के जो कंप्यूटर्स होते हैं वो दूसरे कॉन्टिनेंट के कंप्यूटर से भी इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो इतना बड़ा नेटवर्क फॉर्म होता है जो पूरे के पूरे ग्लोबल लेवल पर वर्क करता है, मतलब पूरी अर्थ के कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है। तो ये थोड़ा सा मैजिकल कॉन्सेप्ट है जो निकल कर आता है अगर हम एक्चुअली इंटरनेट की वर्किंग के बारे में सोचें। अब हम इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बट ओवरव्यू अगर हमें क्लियर होगा तो आसान रहेगा। तो जब भी हमें अब इंटरनेट को इमेजिन करना है, हमें ये इमेजिन करना है कि एक जगह के कंप्यूटर्स सारी जगह के बाकी कंप्यूटर्स के साथ इंटरकनेक्टेड है, उनका कनेक्शन बन गया है और वो दूसरे कंप्यूटर्स के साथ बातचीत कर पा रही है। अब अगर इस पूरे के पूरे नेटवर्क में एक ऐसा मुझे स्पेशल कंप्यूटर चाहिए हो, एक ऐसा स्पेशल कंप्यूटर जो हमेशा 24/7 ऑनलाइन रहे, मतलब मेरे घर पे जो कंप्यूटर है उसको मैं चाहूँ तो कभी भी उसको स्विच ऑफ कर सकती हूँ, कभी भी उसको स्विच ऑन कर सकती हूँ। बट अगर मेरे पूरे के पूरे नेटवर्क में कोई एक ऐसा स्पेशल कंप्यूटर हो जो हमेशा ऑनलाइन रहे, जो कभी भी स्विच ऑफ ना हो, और इस कंप्यूटर का एक बेसिक काम ये हो कि इससे कभी भी अगर कोई डेटा मांगा जाए जो इसके पास है तो ये वो डेटा अच्छे से वापस रिटर्न करके दे दे। मतलब अगर ये वाला कंप्यूटर इस कंप्यूटर से कोई भी डेटा मांग रहा है तो इस कंप्यूटर का काम है उस डेटा को रिटर्न कर देना। तो हम कह सकते हैं कि मेरा ये जो स्पेशल वाला कंप्यूटर है ये एक सर्वर है। तो सर्वर जब शब्द आप बार बार सुनेंगे तो उसका मतलब बेसिकली यही होता है कि हमारे पास एक डिवाइस या एक सिस्टम है जो हमेशा ऑनलाइन रहता है और उसके पास जो डेटा होता है उसे वो वापस किसी और दूसरे कंप्यूटर को इंटरनेट के थ्रू रिटर्न करके देता है। एंड ये वाली जो मशीन जो एक्चुअली डेटा को मांग रही है, इस मशीन को हम कह देते हैं क्लाइंट। क्लाइंट कोई भी कंप्यूटर हो सकता है ये वाला कंप्यूटर अगर डेटा मांगेगा तो ये क्लाइंट बन जाएगा, ये वाला कंप्यूटर अगर डेटा मांगेगा तो ये क्लाइंट बन जाएगा। जब हम अपने कंप्यूटर से कोई डेटा मांगते हैं, डेटा मांगने का मतलब है बेसिकली इंटरनेट पर अगर हमने कुछ सर्च किया है तो वो डेटा मांगना ही है। सर्च के बदले हम चाहते हैं हमारी क्वेरी आंसर हो जाए, या अगर हम किसी वेबसाइट के लिए सर्च कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि वो वेबसाइट हमें दिखने लग जाए। वो है डेटा मांगना, किसी ना किसी फॉर्म का डेटा। तो जब भी वो चीज हमें मिल जाती है मतलब क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट है उसे सर्व कर दिया गया है। तो जिस केस में हम गूगल सर्च करते हैं या हम अमेजॉन पर जाकर कुछ सर्च करते हैं, फ्लिपकार्ट पर कुछ सर्च करते हैं, तो उस केस में हम क्लाइंट बन जाते हैं। या फिर हम कह सकते हैं हमारा जो सिस्टम है, हमारा लैपटॉप या हमारा कंप्यूटर या हमारा फोन, वो क्लाइंट बन जाता है। तो दो इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखनी है कि एक होता है हमारे पास क्लाइंट, एक होता है हमारे पास सर्वर। क्लाइंट का काम होता है इंफॉर्मेशन मांगना, सर्वर का
काम होता है इन्फॉर्मेशन सेंड करना, और सर्वर जो होते हैं अच्छे सर्वर्स वो 24/7 हमारे पास ऑनलाइन रहते हैं। अब हर जो कंप्यूटर एक इंटरनेट के अंदर आता है, हर एक कंप्यूटर के पास अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। इस कंप्यूटर का एक अलग आईपी एड्रेस होगा, इस कंप्यूटर का एक अलग आईपी एड्रेस होगा, इस कंप्यूटर का एक अलग आईपी एड्रेस होगा, और हमारे सर्वर का भी एक अलग आईपी एड्रेस होगा। आईपी एड्रेस को हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास अर्थ के ऊपर बहुत सारे प्लॉट्स हैं, अब हर प्लॉट का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। चाहे आप दिल्ली का एग्जाम्पल ले लें, मुंबई का एग्जाम्पल ले लें, गुजरात का एग्जाम्पल ले लें, हर जगह कोई ना कोई अगर ज़मीन होगी तो उस ज़मीन का अपना एक कोई ऑफिशियल एड्रेस होगा। हो सकता है वो ज़मीन सिर्फ एक खाली प्लॉट हो सकता है वहाँ पर कोई अपार्टमेंट्स बने हुए हो सकता है वहां पर कोई बंगलो बनाओ, बट हर एक प्लॉट ऑफ लैंड का एक ऑफिशियल एड्रेस होता है। उसी तरीके से इंटरनेट पर जितने भी डिवाइसेस इंटरकनेक्टेड होते हैं, हर किसी का एक यूनिक एड्रेस होता है। आपके कंप्यूटर का एक यूनिक एड्रेस है, मेरे लैपटॉप का एक यूनिक एड्रेस है, और इन्हीं एड्रेसेस की मदद से हमें पता चलता है कि हम किस डिवाइस के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो हर एक सर्वर का भी अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। तो जब भी आपने अगर हैकिंग वगैरह की मूवीज देखी होंगी तो उसके अंदर यूजुअली दिखाया जाता है कि वहां से आईपी एड्रेस के थ्रू वो लोग ट्रैक कर लेते हैं कि कौन से कंप्यूटर से कोई भी डेटा जो था वो सेंड किया गया था, या कौन से कंप्यूटर के थ्रू हैकिंग की एक्टिविटीज कंडक्ट हुई थी, क्योंकि हर एक डिवाइस के पास अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है जिसके थ्रू हर एक डिवाइस ट्रैकेबल होता है इंटरनेट के ऊपर। अब बात करते हैं कि इंटरनेट एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। अब जब भी हमारा जो क्लाइंट होता है, क्लाइंट यानी कोई भी कंप्यूटर, क्लाइंट आप भी हो सकते हैं, क्लाइंट मैं भी हो सकती हूँ। क्लाइंट बेसिकली वो कंप्यूटर है जो इंटरनेट को यूज़ करना चाहता है, इंटरनेट पर कुछ सर्च करना चाहता है, ब्राउज करना चाहता है। अब मान लेते हैं क्लाइंट ने कोई रिक्वेस्ट की। अब ये रिक्वेस्ट कुछ भी हो सकती है। हो सकता है कि हम जो क्लाइंट है वो अमेजॉन पर कुछ सर्च करना चाहते हैं, या फिर हम गूगल पर कुछ सर्च करना चाहते हैं। तो जैसे ही हम किसी भी वेबसाइट के लिए सर्च करते हैं तो सबसे पहली हमारी जो रिक्वेस्ट होती है वो हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास जाती है। हो सकता है हमने आईएसपी का नाम ना सुना हो, पर हमने एयरटेल, जियो, वोडाफोन, एयरसेल, इस तरीके के अलग अलग जो कंपनीज है उनका नाम सुना होगा। ये सारी की सारी कंपनीज हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, यानी ये हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हमारे फोन पर, लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर इंटरनेट सिर्फ इसीलिए वर्क कर पाता है क्योंकि एयरटेल हमें इंटरनेट दे रहा है, या फिर जियो हमें इंटरनेट दे रहा है, या कोई और कंपनी हमें प्रोवाइड कर रही है इंटरनेट के साथ। तो सबसे पहले हमारी जो रिक्वेस्ट होती है वो हमारे आईएसपी के पास जाती है। अगर मैंने गूगल पर अपना college.in सर्च किया तो सबसे पहले वो रिक्वेस्ट जो होगी, अगर मैं जियो यूज कर रही हूँ अपने फोन के अंदर, तो वो जियो के पास रिक्वेस्ट जाएगी। फिर जियो क्या करता है, या जो भी मेरा आईएसपी है वो क्या करता है, वो जाता है डीएनएस के पास। डीएनएस का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम, इसको हम एक डिक्शनरी की तरह समझ सकते हैं। जैसे डिक्शनरी के अंदर कई सारे जो वर्ड्स होते हैं उनके मीनिंग स्टोर होते हैं, वैसे ही डीएनएस के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। या फिर इसे अगर हम एड्रेस बुक की तरह इमेजिन करें, जब हम बहुत छोटे होते थे, जब हमारे पास मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, ये सब कुछ नहीं होता था ना, हमारी दादाजी की जनरेशन में, तो उस टाइम पर क्या होता था, लोगों के पास एड्रेस बुक होती थी। एड्रेस बुक में क्या होता था, आप नाम से सर्च कर सकते थे किसी भी व्यक्ति का फोन नंबर और उसका एड्रेस। तो इस तरीके की बुक को अगर थोड़ा सा डिजिटल बना दे तो उसी को हम डीएनएस कहेंगे। डीएनएस के अंदर क्या होता है, सारी की सारी जो डोमेन नेम होते हैं, डोमेन नेम यानी जैसे google.com, amazon.com, amazon.in, इसके अलावा कोरा हो गया, या फिर linkedin.com हो गया, facebook.com हो गया, instagram हो गया, ये सारी की सारी जो वेबसाइट्स हम जानते हैं, जो हम लिंक ऊपर सर्च करते हैं गूगल पर जाकर या किसी भी ब्राउजर में जाके, उन सबको हम डोमेन कह सकते हैं। और ये सारे के सारे डोमेन्स का जो आईपी एड्रेस है, मतलब इनके सर्वर का जो आईपी एड्रेस है, उसका डेटा इस डीएनएस के पास स्टोर्ड होता है। मतलब इसे पता है कि google.com का जो सर्वर है उसका आईपी एड्रेस क्या होने वाला है, या amazon.com का जो सर्वर है उसका आईपी एड्रेस क्या होने वाला है। तो ये डीएनएस क्या करता है, आईएसपी को, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को आईपी एड्रेस रिटर्न करता है। फिर क्लाइंट के पास भी सेम आईपी एड्रेस आता है। फिर क्लाइंट क्या करता है, सीधा एक रिक्वेस्ट डालता है आईपी एड्रेस को, और वो किसका आईपी एड्रेस है, वो गूगल के सर्वर का आईपी एड्रेस हो सकता है, वो अमेजॉन के सर्वर का आईपी एड्रेस हो सकता है। तो इस तरीके से हमारा जो क्लाइंट है वो फिर डायरेक्टली हमारे सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर पाता है, यानी बातचीत कर पाता है।
तो एक क्लाइंट जब एक सर्वर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करता है, उससे पहले उसे सर्वर कंप्यूटर का आईपी एड्रेस चाहिए। वो उसे कैसे मिलेगा? पहले वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से पूछेगा, आईएसपी बोलेगा मुझे नहीं पता, तो वो डीएनएस से पूछेगा, डीएनएस बोलेगा मुझे सब पता है, तो डीएनएस आईएसपी को बता देगा, आईएसपी क्लाइंट को बता देगा, फिर क्लाइंट क्या करेगा? सर्वर से जाकर डायरेक्टली बात कर लेगा। तो जो भी हमारी वेबसाइट जिसको हम गूगल पर जाकर सर्च करते हैं, उससे हम पहले डायरेक्टली बात नहीं करते, पहले हम उसके आईपी एड्रेस को निकालते हैं और फिर आईपी एड्रेस से हम बात करते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक nslookup.io नाम की एक वेबसाइट है। इस पर अगर मैं चाहूं तो लेट्स सपोज आई सर्च फॉर amazon.in। amazon.in मैंने सर्च किया तो उसका आईपी एड्रेस क्या होगा? ये उसका आईपी एड्रेस है जो मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है। मैं चाहूं तो गूगल का भी आईपी एड्रेस सर्च कर सकती हूं। जैसे मैंने सर्च किया google.com, तो इसका आईपी एड्रेस मुझे यहां पर दिखाई दे जाएगा। तो इसका आईपी एड्रेस मुझे यहाँ दिखाई देगा एंड इसको मैं चाहूँ तो कॉपी करके अगर नॉर्मली अपने ब्राउजर के अंदर पेस्ट करके सर्च करूँ तो इस आईपी एड्रेस से क्या होगा? सीधा मेरे पास गूगल सर्च खुलकर आ जाएगा। तो आईपी एड्रेस कुछ नहीं होता, उसी वेबसाइट का एक तरीके से एड्रेस होता है। चाहे तो आप उसका नाम टाइप कर दो, चाहे आप उसका आईपी एड्रेस टाइप कर दो, बट यूजुअली हम नाम ही टाइप करते हैं क्योंकि सबके आईपी एड्रेसेस हम याद नहीं रख सकते क्योंकि बहुत सारे आईपी एड्रेसेस होते हैं। तो आई होप कि इंटरनेट के बारे में कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं पता चली हूँ। इसमें से हमें बस मोटा मोटी ये याद रखना कि हर कंप्यूटर का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। और इसके अलावा अगर हम इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट के अंदर बहुत सारे इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स होते हैं, जिसमें से एक हमारा कोई एक क्लाइंट कंप्यूटर हो सकता है, कोई एक हमारा सर्वर कंप्यूटर होता है। और इन दोनों के बीच में, क्लाइंट सर्वर के बीच में इंटरैक्शन होता है जिसकी मदद से हम वेबसाइट्स को देख पाते हैं। अब नेक्स्ट चीज को हम समझने वाले हैं वो है वेब डेवलपमेंट। हम सबसे पहले जानेंगे कि वेब डेवलपमेंट एग्जैक्टली होने क्या वाली है। डेल्टा के अंदर हमें पता है हम फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट पढ़ेंगे, बट वेब डेवलपमेंट होती क्या है? इसका बेसिक मतलब होता है कि हम बिल्ड करेंगे वेबसाइट्स फॉर द इंटरनेट। यानी हम ऐसी वेबसाइट्स बिल्ड करने वाले हैं जो हमारे इंटरनेट पर काम करती हूँ, इंटरनेट के ऊपर वर्क करती हूँ। हमने बहुत सारी वेबसाइट्स देखी होंगी, हमने नेटफ्लिक्स देखा होगा, प्राइम वीडियो देखा होगा, अमेजॉन देखा होगा, फ्लिपकार्ट देखा होगा एंड और भी डिफरेंट वेबसाइट्स देखी होंगी। तो इस पूरे जो हमारा कोर्स है उसके दौरान हम बात करेंगे कि कैसे ऐसी वेबसाइट्स बिल्ड होती हैं एंड उनको हम एक्चुअली बिल्ड करके देखेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं कि एक वेबसाइट इंटरनली कैसे वर्क करती है। मतलब जब भी हम गूगल पर सर्च करते हैं, मान लो मुझे अमेजॉन की वेबसाइट के लिए सर्च करना है, तो कैसे हमारे क्रोम के अंदर या किसी और ब्राउजर के अंदर, चाहे आप सफारी यूज कर रहे हैं, फायरफॉक्स यूज कर रहे हैं, एज यूज कर रहे हैं, तो इन सारे ब्राउजर्स के ऊपर कैसे हमें अमेजॉन की जो पूरी वेबसाइट है वो दिखने लग जाती है। तो इसका पूरा फ्लो कुछ ऐसा दिखाई देता है कि जैसे ही हम कहीं भी जाकर सर्च करते हैं, लेट्स से हमने सर्च किया amazon.in या फिर किसी और वेबसाइट का हमने नाम सर्च किया, तो जैसे ही हमने amazon.in सर्च किया, हम क्या करते हैं? अपने अमेजॉन के सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजते हैं। उसे क्या हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं? जैसे हम अगर किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर जाकर बैठते हैं तो हमारे पास वेटर आता है पूछने की हमें क्या चाहिए, तो हम वेटर को बताते हैं कि हमें ये खाना ऑर्डर करना है। तो वेटर को खाना ऑर्डर करके बताना कि मुझे ये चाहिए, वो एक तरीके की रिक्वेस्ट है। फिर वेटर क्या करता है? अपने किचन में जाता है और फिर वहां से तैयार खाना हमें लाकर देता है। उसी तरीके की एक रिक्वेस्ट है जो हम अमेजॉन के सर्वर से कर रहे हैं कि मुझे अमेजॉन की वेबसाइट को देखना है। तो फिर अमेजॉन सर्वर क्या करता है? अमेजॉन सर्वर एक रिस्पॉन्स भेजता है। रिस्पॉन्स यानी उसने एक रिप्लाई भेज दिया, उसने वापस से जवाब भेज दिया। और अमेजॉन सर्वर जवाब में वेबसाइट नहीं देता, अमेजॉन सर्वर जवाब में कोड देता है। कोड के अंदर क्या होगा? कोड के अंदर HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट लिखी होगी। ये तीनों टेक्नोलॉजीज हैं जिनके बारे में अभी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, पर इन तीनों टेक्नोलॉजीज का एक तरीके से बंडल वो बनाएगा, पैकेट के अंदर बांधेगा तीनों को और तीनों को जवाब के फॉर्म में आपको लाकर दे देगा। अब आपको लाकर देने का मतलब है कि हमारे ब्राउजर को लाकर दे देगा। ब्राउजर यानी अगर आप क्रोम पर हैं तो क्रोम आपका ब्राउजर हो गया, आप सफारी पर हैं, सफारी आपका ब्राउजर हो गया, या फिर आप किसी और ब्राउजर को यूज कर रहे हैं तो वो आपका ब्राउजर हो गया। तो ब्राउजर क्या करेगा? अमेजॉन सर्वर ने जो आपको पैकेट भेजा है उस पैकेट से अपनी वेबसाइट आपको तैयार करके देगा। तो वेबसाइट मुझे सर्वर लाकर नहीं देता, सर्वर तो क्या करता है? मुझे वेबसाइट का कोड भेजता है और एग्जैक्टली जो वेबसाइट बनती है वो मेरा ब्राउजर मुझे बनाकर देता है मेरे लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर। तो ये जो मेरी साइकिल फॉर्म होती है, मतलब यहां से रिक्वेस्ट गई, ब्राउजर कहां है? ब्राउजर एक्चुअली मेरे क्लाइंट पर ही है, रिक्वेस्ट भी क्लाइंट ने भेजी और ब्राउजर भी क्लाइंट का ही है। तो एक तरीके से यहां से रिक्वेस्ट शुरू होती है, सबसे पहले रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाती है, सर्वर वापस से रिस्पॉन्स क्लाइंट को ही भेजता है। एंड इसी ये जो साइकिल फॉर्म होती है इसको हम रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल कह देते हैं। तो आई होप कि ये मतलब हमें समझ में आया होगा कि जिस भी वेबसाइट को हम सर्च करते हैं सबसे पहले उसके सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाती है, सर्वर क्या करता है, रिस्पॉन्स में हमें कोई कोड देता है और उस कोड को ब्राउजर हमें अपनी वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले करके दिखा देता है। जैसे अगर हम एग्जैक्टली amazon.in की वेबसाइट की बात करें तो ये मेरी वेबसाइट है, इसके अंदर अगर मैं राइट क्लिक करूं, आप क्रोम के ऊपर हैं तो जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे वैसे ही अगर आप इंस्पेक्ट को क्लिक करेंगे या दूसरे ब्राउजर्स पर भी आपको इंस्पेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही हम इंस्पेक्ट पर क्लिक करेंगे वैसे ही क्या होगा, इसके लिए साथ में एक विंडो खुल जाएगी। विंडो के अंदर कई सारे ऑप्शंस हैं जो आपको दिख रहे होंगे, तो इसके अंदर इसका HTML CSS कोड है जिसको हम एक्चुअली पढ़ सकते हैं। अब इंस्पेक्ट के बारे में और ज़्यादा डिटेल में हम कोर्स के अंदर बात करेंगे, बट अभी के लिए मैंने बस आपको एक छोटी सी विंडो है जिसको दिखा दिया है। अब राइट क्लिक करने पर एक और ऑप्शन हमारे पास आता है, वो होता है व्यू पेज सोर्स का। जैसे ही हम व्यू पेज सोर्स पर क्लिक करेंगे हमारे पास पूरा का पूरा एक डॉक्यूमेंट खुलकर आ जाएगा एंड इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आप इसको जूम इन करेंगे तो एलियन जैसी थोड़ी सी लैंग्वेज लिखी हुई आपको दिखाई देगी, बट ये एलियन लैंग्वेज नहीं है, ये एक्चुअली हमारा HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का एक कोड है। तो पूरी की पूरी जो amazon.in वेबसाइट है उसका कोड यहाँ पर आपको दिख रहा है जो एक्चुअली Amazon सर्वर ने हमारे क्रोम ब्राउजर को भेजा है। और सर्वर ने तो यही भेजा था, पर ब्राउजर ने क्या किया, इस पूरे कोड को यूज करके, ये जो बड़ा सा कोड है इसको यूज करके मेरे ब्राउजर ने एक पूरी वेबसाइट बना दी। तो हम भी सीखेंगे कि कैसे ऐसी वेबसाइट दिखाने के लिए हम इस तरीके का कोड लिखेंगे और ब्राउजर के ऊपर सुंदर सी एक वेबसाइट तैयार होकर आ रही होगी। तो जितनी भी हमारी वेबसाइट्स होती हैं वेब डेवलपमेंट के अंदर जिनको हम बिल्ड कर रहे होंगे वो सारी की सारी एक तरीके से रिजल्ट होती हैं हमारे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल की। अब इस साइकिल के अंदर बात करते हैं कि HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का क्या रोल होता है। HTML CSS जावास्क्रिप्ट तीनों अपने आप में लैंग्वेजेस हैं और इन तीनों का अलग अलग काम है। जिसे तीनों के बारे में डिटेल में बात करें तो HTML का काम होता है एक स्ट्रक्चर को बिल्ड करना। इसको बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लेते हैं मैंने एक डायनासोर का एग्जाम्पल लिया। अब डायनासोर या कोई भी जानवर हो उसको खड़े होने के लिए सबसे पहले एक स्ट्रक्चर चाहिए। स्ट्रक्चर यानी उसके इंटरनल में एक बोन स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर हड्डियां होंगी तो उसके पास एक बेसिक ढांचा होगा, बेसिक स्ट्रक्चर होगा। अगर हड्डी ही नहीं होगी तो हमारे पास स्किन नहीं हो सकती, हमारे पास दूसरी चीजें नहीं हो सकती। तो सबसे पहले तो हमें एक स्केलेटन स्ट्रक्चर चाहिए जिसके ऊपर सारी की सारी चीजें आ सके। तो वो जो स्ट्रक्चर होता है एक वेबसाइट को वो हमें HTML प्रोवाइड करता है। उसके बाद जैसे ही हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया, मतलब हड्डियों का ढांचा आ गया, उसके बाद डायनासोर के लिए चाहें तो हम उसकी आईज लगा सकते हैं, हम उसको स्किन दे सकते हैं, हम अंदर मसल्स दे सकते हैं, हम अंदर नर्व्स दे सकते हैं, वेन्स दे सकते हैं, बहुत सारी चीजें ऐड की जा सकती हैं, नाखून ऐड किए जा सकते हैं, टीथ ऐड किए जा सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो एक्सटर्नली ऐड की जाती हैं जिनको हम देख पाते हैं उसको हम स्टाइल कहते हैं। तो डायनासोर के ऊपर जैसे स्टाइल ऐड होता है वैसे ही वेबसाइट्स के ऊपर भी स्टाइल ऐड होता है। मतलब वेबसाइट को अगर आपने कोई कलर दिया है, उसके बटन को आपने अगर कोई बैकग्राउंड कलर दिया है, फॉन्ट का जो साइज है उसको बड़ा किया है, छोटा किया है, हेडिंग को लेफ्ट में लगाया है या सेंटर में लगाया है, इस तरीके के जो चीजें हैं जो स्टाइलिंग का काम करती हैं उस स्टाइल को ऐड करने के लिए हम अपनी CSS को यूज करते हैं। एंड थर्ड कॉम्पोनेंट आता है हमारे पास जावास्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट का काम होता है फंक्शनैलिटी को ऐड करना। यानी आपने एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया, डायनासोर का स्केलेटन लगा दिया, उस पे स्किन और बाकी सारी चीजें भी लगा दी, बट वो स्टैचू का स्टैचू खड़ा है और मूव नहीं कर रहा, तो ज्यादा मजा नहीं आएगा। तो हमें एक ऐसा डायनासोर चाहिए जो क्या कर सके, जो मूव कर सके, जिसमें कोई फंक्शनैलिटी हो, वो कोई काम कर सके, वो ब्रीथ कर सके, वो खाना खा सके, वो दौड़ सके, वो भाग सके, पानी पी सके। तो इस तरीके की जो फंक्शनैलिटी होती है वेबसाइट के ऊपर उसको ऐड करता है हमारा जावास्क्रिप्ट। यानी आपने एक सुंदर सी वेबसाइट तैयार कर दी, पर वो सिर्फ सुंदर नहीं होनी चाहिए, वो फंक्शनल होनी चाहिए। उसके बटन को क्लिक करने से कुछ हो, उसमें चीजें हम डाउनलोड कर सकें, अपलोड कर सकें, इस तरीके की जो फंक्शनैलिटी है, उस पे चीजों को हम क्लिक कर सकें, ड्रैग कर सकें, ड्रॉप कर सकें। तो इस तरीके की जो फंक्शनैलिटी होती है वो किसी भी वेबसाइट को जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करती है। तो बेसिक वेबसाइट के ऊपर अगर आप सिर्फ हेडिंग डाल रहे हैं, टेक्स्ट डाल रहे हैं, फॉन्ट डाल रहे हैं, पर वो देखने में सुंदर नहीं है, तो वो काम HTML करती है। उसको सुंदर बनाने का काम CSS करती है और फंक्शनैलिटी ऐड करने का काम हमारे पास जावास्क्रिप्ट करती है। तो तीनों टेक्नोलॉजीज के अलग अलग रोल होने वाले हैं एंड इन तीनों टेक्नोलॉजीज को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो कोर्स के अंदर हम शुरुआत करेंगे HTML के साथ, उसके बाद हम CSS पढ़ेंगे एंड उसके बाद फाइनली हम जावास्क्रिप्ट को पढ़कर डिफरेंट फंक्शनैलिटीज को एक्सप्लोर करेंगे और अपनी वेबसाइट्स को और ज्यादा यूजफुल बनाएंगे। अब ये जो मेरी तीनों टेक्नोलॉजीज होती हैं इनको एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये मेरी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज हैं। फ्रंट एंड कहने का मतलब है कि जब भी हमारी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल चलती है तो उसमें जो सर्वर वाला हिस्सा होता है, इस सर्वर वाले हिस्से को हम अपना बैकएंड कह देते हैं
और ये जो मेरा क्लाइंट वाला हिस्सा होता है, क्लाइंट वाला हिस्सा यानी जिसमें मेरा ब्राउजर आ जाता है, जहाँ से हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, जहाँ पर हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट को इंटरप्रेट करते हैं, इंटरप्रेट या फिर मैं कह सकती हूँ ब्राउजर उस इंफॉर्मेशन को रेंडर कराता है। रेंडर कराने यानी उसकी फॉर्म चेंज करके उसको डिस्प्ले कराता है। तो इस वाले पार्ट को हम फ्रंट एंड कह देते हैं। तो फ्रंट एंड वो वाला हिस्सा होता है हमारी वेबसाइट का जिसके साथ हम इंटरैक्ट कर पाते हैं, जो हमें हमारी ब्राउजर के ऊपर दिखाई देता है, जिसके अंदर HTML CSS जावास्क्रिप्ट होती है। और बैक एंड वो वाला हिस्सा होता है जो सर्वर साइड में लिखा जाता है, जिसकी इंटरनल फंक्शनिंग यूजुअली नॉर्मल जो होस्टेड वेबसाइट्स होती है उसके लिए हमें नहीं पता चलती अगर हम एक क्लाइंट है। बट एज अ डेवलपर हम फ्रंट एंड को भी सीखेंगे और हम बैक एंड को भी सीखेंगे, और हम दोनों के ऊपर अच्छी एक कमांड जो है उसको ग्रास्प करने वाले हैं। और साथ के साथ जब इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, मतलब कंपनीज के अंदर जब बात करते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसे डेवलपर्स हो जो सिर्फ बैक एंड के ऊपर काम कर रहे हो, यानी जो सिर्फ सर्वर साइड का कोड लिखते हैं। कुछ ऐसे डेवलपर्स होते हैं कंपनी में जो सिर्फ फ्रंट एंड का काम करते हैं, जो सिर्फ HTML CSS जावास्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं। और कुछ ऐसे डेवलपर्स होते हैं जो फ्रंट एंड पर भी काम करते हैं और जो बैक एंड पर भी काम करते हैं, और उन्हें हम फुल स्टैक डेवलपर्स कहते हैं। तो जब भी हम स्टैक की बात करते हैं, स्टैक का मतलब होता है टेक्नोलॉजीज। तो जो सिर्फ फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज पर काम करते हैं वो फ्रंट एंड डेवलपर्स होते हैं, जो सिर्फ बैक एंड टेक्नोलॉजीज पर काम करते हैं वो बैक एंड डेवलपर्स होते हैं, और जो दोनों पर काम करते हैं वो हमारे फुल स्टैक डेवलपर्स होते हैं। और ये हमारा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स है जिसमें हम दोनों साइट्स को डिटेल में समझने वाले हैं। एंड एक बार जब हम दोनों को डिटेल में कर लेंगे तो उसके बाद जिस भी तरफ आपका ज्यादा इंटरेस्ट बनता है आप उसको और ज्यादा डीप में परस्यू कर सकते हैं, आप उसी के ऊपर अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो दोनों को साथ में लेकर चल सकते हैं। अब एक बार समराइज करें कि हम इस कोर्स के अंदर क्या क्या टेक्नोलॉजीज को पढ़ेंगे। तो फ्रंट एंड की अगर बात करें तो हम शुरुआत करेंगे फ्रंट एंड के अंदर HTML के साथ, फिर हम CSS पढ़ेंगे, फिर हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे। और CSS के अंदर अपने कुछ 2 फ्रेमवर्क्स होते हैं, उनमें से एक होता है बूटस्ट्रैप, एक होता है टेलविंड CSS। वैसे तो दोनों आने बिल्कुल जरूरी नहीं है, आप चाहें तो एक सीख लेंगे वो भी काफ़ी होता है, बट यूजुअली आजकल टेलविंड CSS थोड़ा सा मार्केट के अंदर थोड़ा सा स्टूडेंट्स को ज़्यादा इंटरेस्ट होता है सीखने में, इसीलिए हमने टेलविंड CSS को भी इंक्लूड किया है। बट अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो उसमें बूटस्ट्रैप ज्यादा यूज होता है इंडस्ट्री के अंदर, पर इन दोनों से भी ज्यादा क्या यूज होता है, सिर्फ CSS यानी प्लेन CSS सबसे ज्यादा यूज होता है इंडस्ट्री के अंदर। उसके बाद फ्रेमवर्क्स यूज होते हैं। अब फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं या प्लेन CSS में और फ्रेमवर्क्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये बस बेसिक टेक्नोलॉजीज के नाम है जिनको हम कवर कर रहे होंगे। अब बैकएंड के अंदर हम कवर करेंगे एक्सप्रेस एंड Node.js को। अब Node.js जो है वो जावास्क्रिप्ट से ही बना है, तो एक तरीके से आप जावास्क्रिप्ट सीख लेंगे तो उसके बाद Node.js सीखने में हमें आसानी होगी। बट एग्जैक्टली क्या है उसके बारे में हम बैकएंड सीखते टाइम बात करेंगे। एंड सिर्फ इतना नहीं है, कहने को तो हम बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें सीखेंगे। हम ऑथेंटिकेशन सीखेंगे, हम ऑथराइजेशन सीखेंगे, हम टेम्पलेटिंग सीखेंगे, बट वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती लिखने के लिए। ऊपर से हम इन 2 चीज़ों को डिटेल में कवर करने वाले हैं। डेटाबेसेस की अगर बात करें तो डेटाबेसेस में हम 2 डेटाबेस को कवर करेंगे। एक है हमारा SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, अगर आपने सुना होगा स्कूल या कॉलेज के अंदर, नहीं सीखा तो कोई बात नहीं, डेटाबेसेस को बिल्कुल जीरो से हम शुरू करेंगे। एंड दूसरा डेटाबेस जिसको हम पढ़ेंगे वो है MongoDB। एंड जब हमारी तीनों पोर्शंस यानी फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद हम बात करेंगे रिएक्ट की, यानी लास्ट में जाकर हम रिएक्ट को सीखने वाले हैं, जो कि काफ़ी डिटेल और कई घंटों की हमारी जर्नी होने वाली। अब अपने कोर्स के लिए अगर हम प्री रिक्विजिट्स की बात करें, यानी वो चीज़ें जो आपको शुरुआत करने से पहले चाहिए होंगी, तो उनमें से सबसे पहली चीज़ है एक लैपटॉप या फिर एक कंप्यूटर। आज की डेट में वैसे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि कई सारी ऐप्स या वेबसाइट्स आपको ऐसी दिख जाएंगी जिसको यूज़ करके आप अपने फ़ोन के ऊपर भी कोड कर पाएंगे। बट अगर हम डेल्टा को फुल टाइम परस्यू कर रहे हैं, मतलब अगर हम इस कोर्स को सीरियसली ले रहे हैं, तो मैं आपको जेन्युइनली एडवाइस करूंगी कि अगर आपके पास शुरुआत करने के लिए एक लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो आप जल्दी से जल्दी एक लैपटॉप या कंप्यूटर ले लीजिए, क्योंकि वो बेसिक रिक्वायरमेंट है एक वेब डेवलपर बनने की। अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं जो मान लीजिए कॉलेज के अंदर नया आ रहा है और आपने अभी तक नहीं लिया है लैपटॉप या कंप्यूटर, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। किसी आप दोस्त से या किसी आप अपने फैमिली फ्रेंड से थोड़े टाइम के लिए बोरो कर सकते हैं, बट प्लीज़ शुरुआत करने के लिए आपके पास एक लैपटॉप या फिर एक कंप्यूटर होना चाहिए।
अब वो जो लैपटॉप या कंप्यूटर है बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कोई बहुत ही हाई एंड कंप्यूटर हो या बहुत ही महंगा कंप्यूटर हो। मैंने जो अपनी कोडिंग जर्नी की शुरुआत की थी वो एक 25,000 के लैपटॉप के साथ की थी। एंड आप भी बहुत ही, मेरा जो कंप्यूटर था वो i3 था, तो काफ़ी बेसिक टेक्नोलॉजी के साथ आप चाहें तो शुरुआत कर सकते हैं। तो बिल्कुल जो आपकी रेंज में आता है, जो अफोर्डेबल कंप्यूटर या लैपटॉप आपको लगता है, आप उसी के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ जो हमें चाहिए होगी वो होगा हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन हमें क्यों चाहिए? क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि मैं आपको बोलूं कि अभी हम कुछ डॉक्यूमेंटेशन है जिसको पढ़ने वाले हैं, तो मैं चाहती हूं कि साथ के साथ आप उस चीज को सर्च कर पाएं। एंड इनफैक्ट हमारे जो वीडियो लेक्चर्स होंगे या फिर हमारे जो लाइव सेशंस होंगे उनको भी अटेंड करने के लिए आपको एक इंटरनेट कनेक्शन जरूर चाहिए होगा। इसके अलावा दो चीजें हैं जो हमें हमारे सिस्टम के ऊपर चाहिए होंगी। उसमें से सबसे पहला है क्रोम ब्राउजर। हो सकता है आपके पास ऑलरेडी विंडोज सिस्टम पर मोस्ट ऑफ द केसेस में, या विंडोज क्या किसी भी सिस्टम पर मोस्ट ऑफ द केसेस में जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास ब्राउजर होता है वो क्रोम ही होता है, गूगल क्रोम। अगर आपके पास वो है तो वेरी गुड, हम उसी ब्राउजर के ऊपर काम करने वाले हैं। हो सकता है आपके पास सफारी हो अगर आप एप्पल को कोई सिस्टम यूज करते हैं तो, या फिर हो सकता है आपके पास ब्रेव हो, या फिर आपके पास कोई और ब्राउजर हो जैसे एज हो गया, फायरफॉक्स हो गया। तो आप चाहें तो अपने पर्सनल काम के लिए उन ब्राउजर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं, बट डेल्टा के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप क्रोम ब्राउजर को इंस्टॉल कर लीजिए। इसको इंस्टॉल करना बहुत ही आसान होगा, उसके इंस्ट्रक्शंस भी आपको हमने दे रखे हैं। सिंपली क्या करना है, क्रोम डाउनलोड करने के लिए आपको जिस भी एग्जिस्टिंग ब्राउजर पर है वहां पर जाकर सर्च करना है। आप उन इंस्ट्रक्शंस के थ्रू भी जा सकते हैं, कुछ हेल्पफुल ट्यूटोरियल्स भी हमने आपको दे रखे हैं। तो डाउनलोड करिए क्रोम को, क्योंकि मैक्सिमम जो हम कोडिंग करने वाले हैं वो हम क्रोम ब्राउजर के ऊपर ही करेंगे। तो हमारी जो इंस्पेक्ट विंडो रहेगी, जो ऑप्शंस मैंने आपको थोड़े बहुत खोल कर अभी दिखाए हैं, वो सारे के सारे आपके और मेरे कंप्यूटर के अंदर सेम रहे, उसी के लिए हमने आपको इसको इंस्टॉल कराने को बोला है। एंड सेकेंड चीज जिसको हम इंस्टॉल करने वाले हैं अपने सिस्टम के ऊपर वो है हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड। अब विजुअल स्टूडियो कोड, इसको हम शॉर्ट में VS कोड भी कहते हैं। VS कोड एक एडिटर होता है। एडिटर क्या कहने का मतलब है कि बचपन से लेकर आज तक, यानी 11th-12th तक हम क्या करते आए हैं, हम जितनी भी पढ़ाई करते थे वो सारी की सारी पढ़ाई को अगर हम लिखना चाहते हैं तो जितनी भी चीज़ें लिखते थे वो हम अपनी नोटबुक के ऊपर लिखते थे। मेरे पास नोटबुक है जिसके ऊपर लिखकर हम अपने सारे के सारे नोट्स बनाते थे, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उस पर लिखते थे, क्वेश्चन आंसर सारी की सारी जो चीज़ें होती थी हम अपनी नोटबुक्स पर लिखा करते थे। बट अब क्योंकि हम बड़े हो गए हैं और हम कोडिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं और हम डेवलपर मोड में आ रहे हैं, तो कोड जो होता है, जैसे इंग्लिश लिखने के लिए या हिंदी लिखने के लिए या संस्कृत लिखने के लिए हम नोटबुक को यूज़ करते हैं, वैसे कोड को लिखने के लिए हमारे पास एक डिजिटल नोटबुक होती है और इसी डिजिटल नोटबुक को हम एडिटर कहते हैं। तो इसीलिए जो हम HTML का, CSS का, जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे वो सारा का सारा कोड लिखने के लिए हमारे पास एक कोड एडिटर होना चाहिए। अब इसमें मार्केट के अंदर बहुत सारे कोड एडिटर्स अवेलेबल हैं। आप चाहें तो ऑलरेडी अगर आपने थोड़ी बहुत वेब डेवलपमेंट कर रखी है तो आप उन्हीं कोड एडिटर्स पर काम कंटिन्यू कर सकते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप प्लीज विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल कर लीजिए, या फिर अगर आपने डेवलपमेंट जर्नी के अंदर अभी तक ज्यादा नहीं सीखा है तो भी मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप VS कोड के साथ ही स्टार्ट करिए। VS कोड क्या है? सबसे पहला बेनिफिट कि ये फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट ने इसको बनाया है, बहुत सारे कोडर्स एंड डेवलपर्स अराउंड द वर्ल्ड VS कोड को यूज करते हैं और ये एक जेन्युइनली काफी अच्छा कोड एडिटर है। आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के सारे इंस्ट्रक्शंस आपको ऑलरेडी दिए गए हैं, उसके साथ में कुछ एडिशनल हेल्पफुल ट्यूटोरियल्स भी आपको दिए गए हैं कि कैसे आप VS कोड को अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरा फायदा ये होगा कि मैंने जितना भी कोड आपको कराया है वो सारा का सारा VS कोड के अंदर है, तो मेरा जो आपको व्यू दिख रहा होगा कोड का एंड आपको जो अपने सिस्टम के अंदर व्यू दिख रहा होगा कोड का, वो दोनों मैच करेंगे, तो आपके लिए आसानी होगी, लर्निंग प्रोसेस को और ज्यादा आसान बनाएगा। एंड तीसरा फायदा VS कोड का ये है कि इस कोड एडिटर के अंदर सिर्फ हम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये 3 टेक्नोलॉजीज नहीं लिखेंगे। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपको कॉलेज के लिए या किसी और काम के लिए जावा लिखनी है, या आपको C++ लिखनी है, या आपको C लिखनी है, या आपको पाइथन लिखनी है, तो मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं जिन सारी लैंग्वेजेस के कोड आप सिर्फ VS कोड पर ही रन कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला कि एक बार आपने VS कोड को इंस्टॉल कर लिया तो आगे जाकर 1 साल बाद, 2 साल बाद जब आप कोई नई चीज सीखना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको कोई और कोड एडिटर इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि सारी की सारी जो मेजॉरिटी पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं उन सबके कोड VS कोड के ऊपर चल जाते हैं। तो आपको डेवलपमेंट जर्नी में बहुत ज्यादा आसानी होगी। फिर चाहे आप प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं या आगे जाकर मान लो अगर आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम जैसी चीज सीख रहे हैं, आप कुछ और सीख रहे हैं, तो वो सारे कोड आप VS कोड के ऊपर रन कर पाएंगे और दोबारा से
आपको कोई और कोड एडिटर इंस्टॉल करने का झंझट नहीं लेना पड़ेगा। तो इसीलिए VS कोड काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है, काफ़ी पॉपुलर ऑप्शन है एंड फ्री टू यूज़ है। तो इसको आप प्लीज़ जाकर डाउनलोड कर लीजिए। हमारा जो फर्स्ट लेक्चर होने वाला है HTML का, कोशिश करिए उस HTML के लेक्चर से पहले आपका VS कोड डाउनलोडेड हो, क्योंकि जितना भी हम कोड लिखेंगे HTML से स्टार्ट करते हुए वो सारा का सारा हमारे VS कोड के ऊपर हम लिखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारी फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट जर्नी के साथ। तो हम वेब डेवलपमेंट की शुरुआत करने वाले हैं HTML के साथ, और स्पेसिफिकली बात करूं तो HTML5 के साथ। अब HTML क्या है? अगर हमें कोडिंग की शुरुआत करनी है, हमें कोडिंग सीखनी है, प्रोग्रामिंग सीखनी है, तो HTML कोडिंग की दुनिया में वन ऑफ द ईजीएस्ट चीज़ है जिसके साथ हम कोडिंग सीखना शुरू कर सकते हैं। इनफैक्ट कुछ स्कूलों में तो HTML 7th-8th क्लास के अंदर सिखाई जाती है। तो इतना ईजी लेवल से हम स्टार्ट करेंगे अपने वेब डेवलपमेंट की जर्नी को। बात करते हैं HTML की। HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो मार्कअप लैंग्वेज की तरह काउंट होती है। मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML बताता है कि एक वेबसाइट के ऊपर जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं उनका क्या स्ट्रक्चर है और उनकी क्या फॉर्मेटिंग है। मतलब अगर मैं किसी वेबसाइट को देख रही हूँ तो उसके अंदर पैराग्राफ आएगा, या फिर एक बटन आएगा, या फिर एक हेडिंग आएगी, या फिर एक टाइटल आएगा, या वहाँ पर मुझे एक इमेज यानी पिक्चर दिखाई देनी चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें HTML हमारे लिए हमें बनाकर देता है, एक ब्राउज़र को समझाता है कि एक वेबसाइट पर चीज़ें दिखनी कैसी चाहिए, उनकी फॉर्मेटिंग कैसी होनी चाहिए। एक चीज हमें ध्यान रखनी है, यहां हम स्टाइल की बात नहीं कर रहे, कलर की बात नहीं कर रहे, फॉन्ट की बात नहीं कर रहे, यहां हम बात कर रहे हैं कि एक्चुअली एक वेब पेज के ऊपर हमें क्या दिखेगा एंड किस फॉर्मेटिंग के अंदर दिखेगा। अब यूजुअली HTML को कोडिंग के अंदर एक हार्डकोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह नहीं ट्रीट किया जाता, क्योंकि HTML के अंदर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं होती। HTML काफ़ी सिंपल है एंड इनफैक्ट अगर आप एक बच्चे को भी सिखाएंगे तो उसे भी बहुत जल्दी प्रोग्रामिंग जो है वो समझ आने लग जाएगी अगर वो HTML के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि HTML एग्जैक्टली क्या करता है। अगर मैं एक नॉर्मल टेक्स्ट की बात करूं, मतलब मैंने एक सिंपल सा कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है, कोई भी पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो वो कुछ ऐसा दिख सकता है। इस तरीके से मैंने एक नॉर्मल टेक्स्ट में काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब अगर इसी टेक्स्ट के ऊपर मुझे फॉर्मेटिंग लगानी है, फॉर्मेटिंग लगाने का मतलब कि कुछ चीज़ों में मैं बुलेट पॉइंट ऐड करना चाहूँगी, कुछ चीज़ों को, कुछ वर्ड्स को मैं बोल्ड में लिखना चाहूँगी, कुछ वर्ड्स को मैं इटैलिक में लिखना चाहूँगी, कुछ वर्ड्स को मैं अंडरलाइन करके दिखाना चाहूँगी। ये जो लाइन है इसके बाद मैं अगले जो बुलेट पॉइंट्स हैं उनको नेक्स्ट लाइन में स्टार्ट करना चाहूँगी। इसको हम कहते हैं फॉर्मेटिंग, कि सारे टेक्स्ट को एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद सारी इंफॉर्मेशन ना लिखने की बजाय हम एक फॉर्मेटेड और एक बेटर फॉर्म में अपने टेक्स्ट को या अपने डेटा को जब प्रेजेंट करते हैं, तो ये अगर एक नॉर्मल टेक्स्ट है तो इसका फॉर्मेटेड फॉर्म कुछ ऐसा होगा जिसमें शुरुआत में इस तरीके से लाइन लिखी होगी, उसके बाद मैंने बुलेट पॉइंट्स ऐड कर दिए हैं, उसके बाद मैंने जो शुरुआत का एक वर्ड है उसको बोल्ड बनाया है, और यहाँ पर अगर मैं H2O को देखूं जो कि वाटर का मोलिकुलर फॉर्मूला है, उसमें भी 2 जो है वो छोटा है, जबकि अगर आप उसको नॉर्मल टेक्स्ट में लिखेंगे तो H2 उतना ही बड़ा होगा। तो इस तरीके से कौन सी चीज किस तरीके से प्रेजेंट होनी है वो हमें HTML बनाकर देता है। तो एक नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट को हम फॉर्मेटेड टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए अपने HTML को यूज करते हैं। तो एक तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि HTML हमारे ब्राउजर को, यानी क्रोम हो गया, सफारी हो गया, एज हो गया, इन सबको रूल्स बताता है कि अपना जो प्लेन टेक्स्ट है उसको प्रेजेंट कैसे करना है। अब एक बार बात करते हैं एक नॉर्मल गूगल सर्च वाले पेज की। इस पेज पर अगर मैं राइट क्लिक करूं तो मेरे पास काफी सारे ऑप्शंस आते हैं। ये सारे ऑप्शंस मेरे पास मैक के अंदर आ रहे हैं, बट अगर आप विंडोज भी यूज कर रहे हैं, लिनक्स भी यूज कर रहे हैं, तो उसमें भी अगर आप क्रोम के ऊपर हैं तो वहां आपको एक पेज सोर्स का ऑप्शन मिलेगा और एक इंस्पेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले मैं क्लिक करने वाली हूं पेज सोर्स के ऊपर, तो मुझे क्या पता चलेगा, मुझे यहां पर इस पेज का सारा कोड जो है वो मेरे लिए लिखकर आ जाएगा। एंड इसको अगर मैं नोटिस करूं तो यहां पर शुरुआत होती है डॉक टाइप HTML के साथ, यानी ये जो पूरी की पूरी चीज है ये एक HTML की फाइल है, HTML का कोड है जो बताता है कि डेटा को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, कि बटन कहां पर आने वाला है, गूगल जो है उसका फॉन्ट क्या होने वाला है, फोटो किस तरीके से होने वाली है। तो ये सारी की सारी चीजें एक ब्राउजर को बताई जाती हैं और HTML फिर इससे सारा का सारा इंफॉर्मेशन निकालता है फॉर्मेटिंग के लिए। यहीं पर अगर वापस अपने गूगल पेज पर आकर मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पर क्लिक करती हूँ तो मेरे लिए कुछ ऐसी सी विंडो खुलती है। अब यहाँ पर ये जो एरो है इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मैं स्क्रॉल करने वाली हूँ अपने पेज के ऊपर, तो यहाँ पर मुझे पता चलेगा कि काफ़ी सारे बॉक्सेस बन रहे हैं। गूगल है ये एक सिंगल बॉक्स के अंदर आ गया, सर्च जो है ये भी एक सिंगल बॉक्स के अंदर आ गया, अगर मैं इस छोटे सर्च की बात करूँ ये भी एक बॉक्स के अंदर आ गया, इन आइकन्स की बात करूँ तो ये भी एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं।
इन रेक्टेंगुलर बॉक्सेस के अंदर चीज़ें क्यों दिखाई देती हैं उसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं जब हम HTML एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। बट ये एक्चुअली छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलकर एक पूरा का पूरा हमारा वेब पेज बनता है। एंड यहाँ पर एलिमेंट्स के अंदर सारा का सारा मेरे इस पूरे पेज का HTML का कोड है जो बताता है कि HTML की वजह से ये पेज मुझे किस तरीके से किस फॉर्मेटिंग में दिखाई देने वाला है। अब बात करते हैं कि किसी भी वेबसाइट के ऊपर अगर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है तो उसको कैसे डिस्प्ले करते हैं। HTML के अंदर एलिमेंट्स नाम की चीजें होती हैं, यानी मुझे अगर बताना है कि मेरे वेबसाइट के ऊपर एक पैराग्राफ आएगा या फिर एक इमेज आएगी या फिर मेरे पास कोई हेडिंग आने वाली है, तो उसके लिए हम HTML एलिमेंट्स को क्रिएट करते हैं। HTML एलिमेंट्स वो स्टैंडर्ड एलिमेंट्स होते हैं जो हमारा ब्राउजर पहचानता है। मतलब मेरे ब्राउजर को, क्रोम को पता है कि पैराग्राफ क्या होने वाला है HTML के अंदर, हेडिंग क्या होने वाली है, या फिर अगर मैं इमेज क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूं तो वो क्या होने वाली है HTML के अंदर। तो यूजुअली इन एलिमेंट्स को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं HTML टैग्स का। जैसे अगर मैं पैराग्राफ की बात करूं तो पैराग्राफ को HTML के अंदर लिखने के लिए मैं कुछ इस तरीके से P लिखती हूं एंड एंडिंग में इस तरीके से स्लैश के साथ P लिखती हूँ, और ये जो है ये एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर आता है। मतलब लेस देन और ग्रेटर देन वाला जो साइन है उसको हम एंगुलर ब्रैकेट कहते हैं। उसके अंदर अगर मैं P लिख दूँ और यहाँ पर ये मेरा स्टार्ट हो जाएगा, ये मेरा एंड हो जाएगा। अब इन टैग्स के अंदर मैं जो भी चीज़ लिखती हूँ, मान लेते हैं मैंने लिखा ABCD, ये जो ABCD है ये पैराग्राफ की तरह मेरी वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले होने वाला है। ऐसे ही अगर मुझे हेडिंग दिखानी है अपनी वेबसाइट के ऊपर तो मैं इसके लिए टैग लिख सकती हूँ। मान लेते हैं मुझे H1 लेवल की हेडिंग दिखानी है। हेडिंग के अंदर भी लेवल्स होते हैं, 6 डिफरेंट लेवल्स। अगर मुझे H1 लेवल की हेडिंग दिखानी है तो मैं इस तरीके से लिखूंगी H1, और अंदर मैं जो भी हेडिंग लिखने वाली हूं वो एक बड़ी सी हेडिंग की तरह मेरी वेबसाइट के ऊपर दिखाई देने लग जाएगा। तो इस तरीके से डिफरेंट एलिमेंट्स को अगर मुझे क्रिएट करना है तो उनके लिए मुझे डिफरेंट HTML टैग्स को यूज करना पड़ता है, और इन टैग्स का काम होता है मेरी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को डिजाइन करना। तो यहां से हमें बेसिक चीज ये याद रखनी है कि अगर मुझे अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपने वेब पेज के ऊपर कुछ डिस्प्ले कराना होता है तो उसके लिए हमें चाहिए एलिमेंट्स, एंड डिफरेंट एलिमेंट्स को HTML में क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं अपने HTML टैग्स का। तो अब डिटेल में बात कर लेते हैं कि HTML टैग्स होते क्या हैं। एक HTML टैग को हम कंटेनर की तरह समझ सकते हैं। मतलब कोई भी कंटेंट, कोई भी चीज, कोई भी टेक्स्ट अगर मुझे डिस्प्ले कराना है एक वेबसाइट के ऊपर तो उसको कंटेन करने के लिए मेरे पास एक कंटेनर होना चाहिए, और इसी कंटेनर को हम टैग कह देते हैं। जैसे अगर एक सिंपल से पैराग्राफ टैग का एग्जांपल लूं, पैराग्राफ टैग को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं जिसमें शुरुआत वाला जो होता है इसे हम कहते हैं ओपनिंग टैग, एंड जो लास्ट में लिखा होता है इसको हम कहते हैं क्लोजिंग टैग। तो यहाँ पर एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर अगर P लिखा है, P का मतलब पैराग्राफ होता है HTML के अंदर, एंड दोबारा से क्लोजिंग टैग के अंदर एंगुलर ब्रैकेट्स हैं बट यहाँ पर एक स्लैश आ जाता है। स्लैश दिखाता है कि ये टैग यहाँ पर खत्म हो रहा है, और इन टैग्स के बीच में जो भी चीज आती है इसे हम कहते हैं अपना कंटेंट। यानी ये जो पूरा का पूरा अंदर का मटेरियल है, अंदर का कंटेंट है, ये एक पैराग्राफ की फॉर्म में अब मेरी वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले होने वाला है। एंड इस ओपनिंग टैग, कंटेंट एंड क्लोजिंग टैग का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम एक HTML एलिमेंट कह देते हैं। तो बहुत सिंपल सी हायरार्की है कि HTML टैग्स होते हैं, एक मेरा ओपनिंग टैग होता है, एक मेरा क्लोजिंग टैग होता है, उसके बीच में हमारा HTML का कंटेंट आता है, और टैग्स को और कंटेंट को जब हम मिला देते हैं तो उसे हम एक HTML एलिमेंट कह देते हैं। अब जैसे ही मैं ये चीज लिखूंगी अपने वेब ब्राउजर के ऊपर, अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, वैसे ही मेरे पूरा एक वेब पेज क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर एक पैराग्राफ की फॉर्म में दिस इज अ पैराग्राफ वाली लाइन डिस्प्ले होने लग जाएगी। इसी तरीके से मान लेते हैं कि मुझे कोई हेडिंग दिखानी है अपने वेब पेज के ऊपर, तो हेडिंग दिखाने के लिए मैं H1 टाइप की अगर हेडिंग दिखाना चाहती हूँ तो H1 का मैं ओपनिंग टैग लिखूंगी और H1 का मैं क्लोजिंग टैग लिखूंगी, और इस टैग के अंदर जो भी मटेरियल आएगा, मान लेते हैं मैं लिखती हूँ हेडिंग लार्ज, तो ये जो भी मैंने अंदर लिखा है ये सारा का सारा हेडिंग की फॉर्म में मेरे वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। मुझे अगर किसी वर्ड को बोल्ड दिखाना है, थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाना है, तो बोल्ड के लिए हम HTML में यूज करते हैं B टैग। तो ये मेरा ओपनिंग B टैग हो जाएगा, ये मेरा क्लोजिंग बोल्ड टैग हो जाएगा, और इसके अंदर जो भी मैं लिखूंगी, मान लेते हैं मैंने लिखा बोल्ड वर्ड, तो ये जब डिस्प्ले होगा मेरे वेबसाइट के ऊपर तो ये बोल्ड की फॉर्म में डिस्प्ले होगा। इसी तरीके से अगर मुझे किसी वर्ड को अंडरलाइन करना है तो उसको मैं अंडरलाइन टैग में दिखा सकती हूँ। मुझे किसी वर्ड को अगर इटैलिक में डिस्प्ले करना है तो उसे मैं इटैलिक्स के टैग में डाल सकती हूँ। तो HTML के अंदर बहुत सारे मल्टीपल टैग्स होते हैं। इन टैग्स को मुझे अभी याद करने की जरूरत नहीं है, ये इतने सिंपल टैग्स हैं, इतने इंट्यूटिव टैग्स हैं, और इनको हम इतनी बार यूज करने वाले हैं कि ऑटोमेटिकली हमें याद हो जाएंगे। बस सिंपल सा हमें समझ
समझना है कि एक HTML टैग का पार्ट होता है ओपनिंग, क्लोजिंग एंड उसके अंदर हमारा सारा का सारा कंटेंट आता है। अब हम शुरुआत करने वाले हैं HTML के अंदर कोडिंग की। सबसे पहले यूजुअली हम किसी भी अगर नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखते हैं तो उसके अंदर हम सबसे पहले एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखकर देखते हैं। तो हम भी आज HTML के अंदर एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखकर देखेंगे। HTML के अंदर चीजें लिखने के लिए हमें सबसे पहले एक HTML फाइल को क्रिएट करना पड़ेगा। तो जो विजुअल स्टूडियो कोड या कोई भी एडिटर जिसको आपने डाउनलोड किया है, सबसे पहले तो हम उसको ओपन करने वाले हैं। अब यहाँ पर मुझे रिसेंट में काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही हैं, हो सकता है ये आपको ना दिखाई दें क्योंकि मैं विजुअल स्टूडियो कोड को बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, तो ये मेरी रीसेंट फाइल्स है। बट आपने अगर नया नया इंस्टॉल किया है तो आपके लिए रीसेंट वाला ऑप्शन नहीं आ रहा होगा। शुरुआत हम करेंगे एक न्यू फाइल का ऑप्शन जो आ रहा होगा VS कोड के ऊपर, सबसे पहले हम क्लिक करेंगे न्यू फाइल के ऊपर। मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एक टेक्स्ट फाइल के साथ। ये मैंने एक फाइल क्रिएट कर ली है, अभी इसका नाम अनटाइटल्ड है। मैं इसको सेव करने वाली हूँ। इस फाइल को सेव करने के लिए मैं इसका नाम देने वाली हूँ हेलो डॉट, या इसको मैं कह देती हूँ हेलो वर्ल्ड डॉट HTML। मैंने इसको हेलो वर्ल्ड डॉट HTML के नाम से सेव किया। अब ये जो डॉट HTML है इसको हम एक्सटेंशन कहते हैं। एक्सटेंशन यानी जो लास्ट में एडेड चीज़ होती है। अगर मैं एक HTML की फाइल बनाती हूँ तो मुझे हमेशा लास्ट में डॉट HTML से ख़त्म करना पड़ेगा। अगर मैं जावा की फाइल बनाती तो मुझे लास्ट में डॉट जावा से ख़त्म करना पड़ता। C++ की फाइल बनाती, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, तो मुझे डॉट CPP से ख़त्म करना पड़ता। आगे जाकर हम जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाएंगे तो हम डॉट JS से फाइल को ख़त्म करेंगे। तो इस तरीके से एक फाइल के एक्सटेंशन को देखकर ही हमें पता चल जाता है कि इस फाइल के अंदर कौन सी लैंग्वेज के अंदर कोड लिखा हुआ है। अगर पाइथन की फाइल है तो उसे हम डॉट .py से ख़त्म करेंगे। यहाँ पर डॉट HTML है यानी ये हमारी HTML की फाइल है। इसका नाम हम कुछ भी रख सकते थे, इसका नाम हम ABCD भी रख सकते थे, इसका नाम मैं अपने नाम से भी रख सकती थी, अपना कॉलेज भी रख सकते थे। यहाँ मैंने इस फाइल का नाम रखा है हेलो वर्ल्ड डॉट HTML। और सबसे ऊपर VS कोड के अंदर दिख भी रहा होगा मेरा यूजर्स फोल्डर है, उसके अंदर श्रद्धा खापरा फोल्डर है, उसके अंदर मेरी ये फाइल क्रिएट हुई है। तो पूरा इस फाइल का पाथ मेरे पास आ गया है। आपके अगर विंडोज सिस्टम है तो उसके ऊपर भी पूरा पाथ आप देख सकते हैं किसी भी HTML फाइल का कि वो कहाँ जाकर क्रिएट हुई है। मैं क्या करने वाली हूँ, मैं क्रिएट करूंगी एक पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग को क्रिएट करने के लिए मैंने कुछ इस तरीके से लिखा, ये मेरा ओपनिंग टैग हो गया, ये मेरा क्लोजिंग टैग हो गया। अब यहाँ पर बीच में मैं लिखने वाली हूँ हेलो वर्ल्ड। तो इस तरीके से मैंने एक पैराग्राफ एलिमेंट क्रिएट कर दिया है पूरा, जिसके अंदर ये मेरा ओपनिंग टैग है, फिर मेरा कंटेंट है। कंटेंट में क्या लिखा है मैंने, हेलो वर्ल्ड, एंड लास्ट में आ गया मेरा क्लोजिंग टैग। मैंने कर दिया इसको सेव। अब मुझे देखना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। मतलब मैंने HTML फाइल बनाई है तो इस HTML की फाइल की मदद से एक वेब पेज बनना चाहिए, एक वेबसाइट बननी चाहिए। अब वेबसाइट बहुत बड़ी चीज़ होती है जिसके अंदर फ्रंट एंड आता है, बैक एंड आता है, डेटाबेसेस आते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर मैं वेबसाइट वर्ड आपकी सिंप्लिसिटी के लिए यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि HTML से वेबसाइट नहीं बनती, HTML से हमारा एक वेब पेज क्रिएट होगा जो एक छोटा पेज होता है पूरी वेबसाइट का। अब यहाँ पर कोड मैंने लिख दिया है। अब इसको रन करने के लिए मैं वहां पर जाऊंगी जहां पर मेरी ये फाइल पूरी सेव हुई है। तो मैं सर्च करने वाली हूँ अपने फोल्डर के लिए। ये मेरा फोल्डर ओपन हो गया एंड इसके अंदर अगर अब मैं सर्च करूँ हेलो वर्ल्ड डॉट HTML तो मेरे पास ये मेरी फाइल आ गई है। ये फाइल इस फोल्डर के अंदर क्रिएट हुई थी एंड जैसे ही मैं इस फाइल पर डबल क्लिक करूंगी या इस पर ओपन क्लिक करूंगी तो ये मेरे लिए पूरी वेबसाइट खुल गई। मेरा जो VS कोड का पूरा कोड था, यानी ये वाला जो कोड था, इसने एक वेबसाइट क्रिएट की जो ऐसी दिखती है। ये वेब पेज इसने क्रिएट किया है जो ऐसे दिखता है एंड इसका पाथ भी मुझे ब्राउजर्स में दिख रहा होगा कि यूजर्स वाले फोल्डर के अंदर जाकर, श्रद्धा खापरा फोल्डर के अंदर जाकर ये HTML फाइल क्रिएट हुई है, ये उसका आउटपुट है। तो पैराग्राफ टैग की हेल्प से मेरी जो वेब पेज है उसके ऊपर मैं हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवा पाई। अब सेम चीज, यानी एक पैराग्राफ टैग मैंने ये लिख दिया, इसी को कॉपी करके सेकंड लाइन पर मैं क्या कर सकती हूँ, अपना नाम लिख सकती हूँ। मैं यहाँ पर अगर अपना नाम लिखूँ एंड अब अगर इसको सेव करूं, यहाँ पर तो HTML में मैंने सेव कर दिया। सेव करने के लिए मैंने कमांड S प्रेस किया है, आप Ctrl S भी प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर सेव किया और जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगी तो एक पैराग्राफ ने तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाया और अगले पैराग्राफ ने नेक्स्ट लाइन पर श्रद्धा खापरा प्रिंट करवाया। इसी सेम तरीके से मैं एक और पैराग्राफ एलिमेंट क्रिएट कर सकती हूँ जिसके अंदर मैं प्रिंट करवाने वाली हूँ अपना कॉलेज। अब यहाँ पर मैं इसको सेव करके दोबारा से रिफ्रेश करूँ तो थर्ड पैराग्राफ टैग की मदद से थर्ड लाइन में अपना कॉलेज प्रिंट हो गया। तो पैराग्राफ टैग के बारे में हम ये चीज़ सीखे कि पैराग्राफ टैग से अगर कुछ भी प्रिंट होता है तो वो सीधे का सीधा वैसे का वैसा हमारी स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है। उसके साथ साथ अगर हम मल्टीपल पैराग्राफ टैग्स यूज़ करते हैं तो हर एक पैराग्राफ टैग नई लाइन से स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं है कि हेलो वर्ल्ड के बाद इसी लाइन में श्रद्धा खापरा आपका प्रिंट हो गया, श्रद्धा खापरा नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट हुआ है, अपना कॉलेज उससे भी नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट हुआ है। अगर मुझे इन सारी चीज़ों को
सेम लाइन पर प्रिंट करना होता तो मैं अलग अलग पैराग्राफ टैग यूज़ नहीं करती, फिर मैं ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है इसको कट करके मैं सेम पैराग्राफ टैग के अंदर प्रिंट करवा रही होती कुछ इस तरीके से। इसको भी कर देते हैं कट एंड यहाँ पर पेस्ट, एंड सिंगल अगर पैराग्राफ टैग होता तो मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो कुछ मुझे ऐसी दिखाई देती। तो इस तरीके से हम HTML फाइल को क्रिएट करते हैं एंड उसके अंदर बेसिक कोडिंग को करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको छोटा सा सवाल दूंगी कि आपको क्या करना है, पैराग्राफ टैग की हेल्प से आपको अपना नाम प्रिंट करवाना है अपने ब्राउजर के ऊपर। तो एक बार पैराग्राफ टैग लिखना है, उसके अंदर अपना नाम लिखना है, फिर देखना है कि कैसे आप अपने वेब पेज पर अपना नाम डिस्प्ले करा सकते हैं। अब एक और चीज जो हमें HTML कोड के बारे में सीखना है कि ये जो सारा का सारा मेरा वेब पेज फॉर्म हुआ है, ये वेब पेज सिर्फ मेरे कंप्यूटर के अंदर रन करेगा। जैसे वेबसाइट्स तो ऑनलाइन होती हैं, अगर amazon.com खोलना है या फिर google.com खोलना है वो आप अपने कंप्यूटर से भी खोल सकते हैं, मैं अपने कंप्यूटर से भी खोल सकती हूँ। बट ये जो मैंने स्पेसिफिक HTML से वेब पेज क्रिएट किया है इसको सिर्फ मेरे कंप्यूटर के अंदर खोला जा सकता है क्योंकि इसकी HTML फाइल अभी सिर्फ मेरे कंप्यूटर के अंदर प्रेजेंट है। अगर हम चीज़ों को इंटरनेट पर डालना चाहते हैं और अपने वेब पेज को इस तरीके से बनाना चाहते हैं कि कोई भी उसको एक्सेस कर पाए, कोई भी खोल पाए, तो उसके अंदर हमें डोमेन्स के बारे में सीखना पड़ेगा, होस्टिंग के बारे में सीखना पड़ेगा, जो थोड़ी सी एडवांस चीज़ें हैं जिनको हम बाद में सीख रहे होंगे। तो अभी के लिए जितने भी वेब पेजेस, वेबसाइट, सारी चीज़ें हम क्रिएट कर रहे हैं वो सारी की सारी हमारे ब्राउजर के अंदर खोलने के लिए, क्योंकि उनकी फाइल्स हमारे कंप्यूटर के अंदर है। अब अगर मैं चाहूँ तो इस पेज के ऊपर राइट क्लिक करके मैं इसे इंस्पेक्ट भी कर सकती हूँ। जैसे ही मैं इंस्पेक्ट करूँगी आपको क्या दिखाई देगा, आपको पूरा का पूरा HTML कोड दिखाई देगा। HTML कोड के अंदर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक पैराग्राफ टैग है एंड उसके अंदर सारी की सारी चीज़ें वैसे ही लिखी हुई हैं जैसे हमने अपनी VS कोड की फाइल के अंदर लिखी हुई है। बट यहाँ पर आपको और डिफरेंट टैग्स दिख रहे होंगे। एक HTML अलग से टैग दिख रहा होगा, हेड नाम से टैग दिख रहा होगा, बॉडी नाम से टैग दिख रहा होगा। इन सारे टैग्स के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं तो उसको देखकर घबराना नहीं है। बट मेजर काम जो हमारा हो रहा है वो ये पैराग्राफ टैग कर रहा है जिसके अंदर काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन हमने लिखी हुई है। अब इसके साथ साथ अगर मुझे मान लेते हैं मैंने बहुत सारे वर्ड्स लिखे, अब इन वर्ड्स में से कुछ वर्ड्स को मैं बोल्ड में दिखाना चाहती हूँ तो उसके लिए मैं अपना बोल्ड टैग भी यूज कर सकती हूँ। बोल्ड टैग लिखने के लिए मैं टैग्स के अंदर भी टैग्स लिख सकती हूँ। जैसे इस पैराग्राफ टैग के अंदर मुझे अपना कॉलेज बोल्ड करवाना है तो मैंने लिखा बी, ये बी का ओपनिंग टैग हो गया एंड इसके क्लोजिंग टैग को अब मैं अपना कॉलेज के बाद लिखने वाली हूँ। तो इस तरीके से बाहर तो मेरा पैराग्राफ टैग है एंड उसके अंदर मेरा एक बोल्ड टैग है जिसकी मदद से बोल्ड टैग के अंदर जो भी मटेरियल है यानी अपना कॉलेज है वो बोल्ड में डिस्प्ले होगा। पैराग्राफ में तो डिस्प्ले होगा बट साथ के साथ बोल्ड भी हो जाएगा। इसको एक बार करते हैं सेव एंड रिफ्रेश, तो बाकी सारा टेक्स्ट तो नॉर्मली डिस्प्ले हुआ है बट अपना कॉलेज बोल्ड में डिस्प्ले होकर आया है। तो इस तरीके से आप भी अपने टेक्स्ट के अंदर जो भी चीज़ आपको बोल्ड में डिस्प्ले करानी है, हाईलाइट करवानी है, उसको हम बी टैग की हेल्प से बोल्ड में डिस्प्ले करा सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पैराग्राफ एलिमेंट के बारे में। पैराग्राफ एलिमेंट को क्रिएट करने के लिए HTML में हम यूज़ करते हैं P टैग का जो रिप्रेजेंट करता है एक पैराग्राफ को। अब जब भी हम पैराग्राफ की बात करते हैं, पैराग्राफ का मतलब सिर्फ टेक्स्ट नहीं होता, पैराग्राफ का मतलब होता है वो सारा कंटेंट जिसे हमें एक साथ डिस्प्ले कराना है। तो ज़रूरी नहीं है उसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट आए, उसके अंदर हो सकता है कि हमारा बोल्ड टेक्स्ट भी आ जाए। एक पैराग्राफ के अंदर हो सकता है हम इमेज और टेक्स्ट दोनों को साथ में डिस्प्ले कराना चाह रहे हो। तो जितना भी कंटेंट हम एक साथ डिस्प्ले कराना चाहते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं अपने पैराग्राफ टैग को। अब पैराग्राफ टैग की एक और स्पेशल चीज है कि ये स्पेस को भी क्रिएट करता है। किस तरीके से, एक बार अपनी HTML फाइल के अंदर हम जाकर देखते हैं। मैंने अपनी फाइल के अंदर पैराग्राफ टैग्स लिखे एंड इसके अंदर मैं लिखने वाली हूं दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ। अब दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ लिखने के बाद मैंने काफी सारी स्पेस दी एंड नेक्स्ट जो चीजें मैं लिखने वाली हूं दिस इज माय सेकंड पैराग्राफ। अब यहाँ पर मैं एक लाइन की स्पेस देकर इसको डिस्प्ले कराने वाली हूँ। इसको कर देते हैं सेव एंड जैसे ही मैंने यहाँ पर सेव किया तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मेरी सेम लाइन के ऊपर आ गई। ये ऐसा क्यों हो रहा है, अगर आप अपने VS कोड के अंदर सेव कर रहे हैं और वहां पर अगर आप नेक्स्ट लाइन पर ले जाकर सेव करने की कोशिश कर रहे हैं और सेम लाइन पर चीजें नहीं आ रही, तब भी आउटपुट आपका सेम ही आने वाला है। यानी पैराग्राफ में अगर मैं 2 पैराग्राफ्स लिखती हूँ तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सेम लाइन पर आती है। मान लेते हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी स्पेस दी और अब मैंने इसको सेव किया, तब भी ऑटोमेटिकली वहीं पर आ रहा है। यहां से कंक्लूजन ये निकलता है कि HTML जो आप एक से ज्यादा स्पेसेस देते हैं या एक से ज्यादा नेक्स्ट लाइन पर चीजें डिस्प्ले कराना चाहते हैं, HTML उन सबको नहीं पहचानता। अगर आपने एक सिंगल पैराग्राफ टैग के अंदर चीजें लिखी हैं तो वो सारी की सारी चीजें एक साथ डिस्प्ले होंगी, यानी सिंगल लाइन में डिस्प्ले होंगी, चाहे कितनी भी बड़ी आप लाइन में चीजों को डिस्प्ले करा दें। मतलब मैं सेम चीज को बार बार अगर कॉपी पेस्ट करना चाहूं तो इसको मैं कर लेती हूं सेव
एंड अब अगर इसे मैं रिफ्रेश करूं तो सारी की सारी चीज़ें एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक डिस्प्ले होंगी। बट मुझे अगर थोड़ी सी स्पेस चाहिए इन चीज़ों के डिस्प्ले होने में, तो मुझे एक नया पैराग्राफ टैग क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ से अगर मैं आधी इन्फॉर्मेशन को हटा दूँ एंड उसके बाद अगर मैं एक पैराग्राफ टैग लिखूँ तो उसके अंदर मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करा सकती हूँ और अब चीज़ें दो डिफरेंट लाइन पर होंगी। तो यूजुअली ये अगर एक सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन है और ये अगर मेरा दूसरा सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन है और दोनों को अगर मुझे अलग अलग पैराग्राफ्स में डिस्प्ले कराना है तो मुझे दो पैराग्राफ टैग्स का यूज करना पड़ेगा। इसीलिए पैराग्राफ टैग को हम कनेक्टेड या रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या कंटेंट को डिस्प्ले कराने के लिए यूज करते हैं। तो ये जो मेरा फर्स्ट पैराग्राफ है इसके अंदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जो मेरा सेकंड पैराग्राफ है इसके अंदर भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। अगर आप चाहेंगे कि नहीं सिंगल पैराग्राफ टैग के अंदर मैं तो यहाँ पर इस तरीके से नेक्स्ट लाइन में चीजें लिख दूंगा और ये नेक्स्ट लाइन में ही डिस्प्ले होंगे HTML के अंदर जब मेरा वेब पेज क्रिएट होगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। आप चाहे यहाँ पर कितनी भी एक्स्ट्रा स्पेसेस या एक्स्ट्रा लाइन दे दें, HTML उन सबको इग्नोर करता है। HTML सिर्फ टैग्स को पहचानता है। अगर पैराग्राफ टैग के अंदर चीजें लिखी हुई हैं तो एक्स्ट्रा स्पेस या एक्स्ट्रा लाइन HTML आपको ऐड नहीं करने देगा। सारी चीजों को वो इकट्ठा करके एक साथ प्रेजेंट करेगा। इसीलिए मल्टीपल चीजों को दिखाने के लिए, मल्टीपल रिलेटेड कंटेंट को दिखाने के लिए हमें मल्टीपल टैग्स को यूज करना पड़ता है। तो इसको एक बार कर लेते हैं सेव। अब यहाँ पर भी ये जो लास्ट पैराग्राफ है इसको अगर मुझे बोल्ड में दिखाना है तो यहाँ पर मैं बोल्ड टैग का यूज कर सकती हूँ और अपने लास्ट पैराग्राफ को, लास्ट लाइन को, इस पूरी लाइन को मैंने कट किया एंड बोल्ड टैग के अंदर पेस्ट कर दिया। तो अब यहाँ पर ये मेरा नॉर्मल एक पैराग्राफ है, ये मेरा नॉर्मल एक पैराग्राफ है एंड सेकंड पैराग्राफ के अंदर मैंने बोल्ड के अंदर पूरी की पूरी लाइन को लिख दिया है। अब अगर इसे मैं रिफ्रेश करूँ तो ये मेरा फर्स्ट पैराग्राफ प्रिंट हो गया, ये मेरा सेकंड पैराग्राफ प्रिंट हो गया एंड यहाँ पर जो लास्ट लाइन है वो मेरी बोल्ड में रिप्रेजेंट हो गई। एक टैग के अंदर जब हम किसी दूसरे टैग को लिख देते हैं तो इस फिनोमेना को प्रोग्रामिंग की भाषा में नेस्टिंग बोला जाता है। नेस्टिंग, और ये जो मेरे टैग्स हैं इनको हम कहेंगे नेस्टेड टैग्स। तो नेस्टिंग का मतलब होता है जब एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ आ जाती है। तो एक टैग के अंदर जैसे नेस्ट होता है यानी घोंसला होता है चिड़िया का, तो उसके अंदर चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे होते हैं। उसी तरीके से हम इमेजिन कर सकते हैं कि एक बड़ा सा टैग है पैराग्राफ वाला, उसके अंदर मैंने एक और टैग ऐड कर दिया, यानी उसके अंदर मैंने कोई छोटा बोल्ड वाला टैग ऐड कर दिया, इमेज का टैग ऐड कर दिया या कोई और टैग ऐड कर दिया, तो वो मेरा नेस्टिंग का फिनोमेना बन जाएगा। तो इन्हें हम अपने नेस्टेड टैग्स कहेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट जिसके बारे में हम HTML के अंदर सीखने वाले हैं ये हमारे हेडिंग एलिमेंट्स। यानी अगर मुझे अपने पेज के ऊपर डिफरेंट हेडिंग्स क्रिएट करनी होती है तो उसके लिए ऑलरेडी टैग्स हमारे पास होते हैं। हमारे पास 6 डिफरेंट हेडिंग टैग्स होते हैं HTML के अंदर। इन्हें हम H1 से लेकर H6 तक लेकर जाते हैं। यानी एक टैग होता है मेरा H1 जो डिस्प्ले करता है सबसे बड़ी हेडिंग, यानी इसके अंदर जो भी चीज़ आप लिखेंगे ABCD अगर मैंने लिखा तो ये सबसे लार्जेस्ट साइज में डिस्प्ले होगा हेडिंग की टर्म्स में। दूसरा टैग होता है मेरे पास H2, तीसरा टैग होता है H3, चौथा टैग होता है मेरे पास H4, पांचवा होता है मेरे पास H5 एंड 6 टैग मेरे पास होता है H6। एंड ये साइज में नीचे की तरफ डिक्रीज होते चले जाते हैं। मतलब अगर आपको सबसे छोटी हेडिंग देनी है तो वो H6 में आएगी और सबसे बड़ी हेडिंग देनी है तो वो मेरे पास H1 में आएगी। तो ये 6 डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेक्शन हेडिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एक एग्जांपल हम कैसे देख सकते हैं कि हेडिंग किस तरीके से रिप्रेजेंट होती है। अगर मैं अपने ब्राउजर के ऊपर जाऊं और मान लेते हैं मैंने एक पेज खोला एवेंजर्स विकिपीडिया के नाम से, मैंने इस पेज को खोला। अब इस पेज में ये जो द एवेंजर्स, ये जो टाइटल लिखा हुआ है, ये मेरी सबसे बड़ी हेडिंग है। अब इससे छोटी हेडिंग क्या होगी, ये तो मेरी सबसे बड़ी हेडिंग हो गई। मेरी एक लेवल छोटी हेडिंग हो जाएगी ये प्लॉट, उसी सेम लेवल पर ये कास्ट आ जाएगी। तो H1 हेडिंग के अंदर अगर मुझे लिखना है तो मैं अपने मेन टाइटल को लिखूंगी। उसके बाद नेक्स्ट जो सबसे बड़ी हेडिंग है यानी ये जो प्लॉट हो गया या फिर ये जो कास्ट हो गया, इसको मैं H2 के अंदर लिखूंगी। अब H2 के अंदर भी अगर मुझे और कोई सब हेडिंग देनी है तो उसे मैं H3 में लिखूंगी। एंड इस तरीके से डिफरेंट लेवल्स ऑफ हेडिंग को हम क्रिएट करते हैं। जैसे अगर मैं अपनी HTML फाइल की बात करूं तो यहां मैं लिख सकती हूँ H1, ये मेरा ओपनिंग टैग हो गया, ये मेरा क्लोजिंग टैग हो गया। अब इसके अंदर मैं अपनी मेन हेडिंग को लिख सकती हूँ। यह है मेरी मेन हेडिंग, मान लेते हैं मेरी मेन हेडिंग है एवेंजर्स। तो इस तरीके से मैंने अपनी मेन हेडिंग को डिस्प्ले कर दिया। अब अगर इनकी छोटी सब हेडिंग्स मुझे डिस्प्ले करनी है तो अब मैं सारी की सारी जो सब हेडिंग्स होंगी उनको H2 के अंदर डिस्प्ले करूंगी। जैसे अब मैं अपने एवेंजर्स के नाम लिख सकती हूँ, यहाँ मैं नाम लिख सकती हूँ आयरन मैन का। अगर जिन्हें एवेंजर्स के बारे में नहीं पता, ये कुछ रैंडम नाम है जो मैं लिख रही हूँ। यहाँ पर मैं थॉर लिख सकती हूँ, नेक्स्ट लाइन में जाकर मैं हल्क लिख सकती हूँ। तो इस तरीके से अगर अब मैं अपने वेब ब्राउजर की बात करूँ तो मेरे पेज के ऊपर जो मेन हेडिंग है
वो बड़ी डिस्प्ले हो रही है क्योंकि इसे मैंने H1 में लिखा था, एंड जो H2 में लिखी गई हेडिंग्स हैं वो H1 वाली हेडिंग से थोड़ी सी छोटी है साइज में। तो H1 में हम अपनी मेन हेडिंग लिखेंगे और H2 में उससे छोटी। सेम वे में अगर मैं लिखना चाहूं H3 में, तो यहां पर अगर मैं कुछ भी डिस्प्ले कराऊं तो वो और छोटे फॉन्ट में डिस्प्ले होगा। तो ये मेरी और छोटी हेडिंग आ गई है। अब H1, H2, H3 ये सारी की सारी जो हेडिंग्स है इनका अपना एक डिफॉल्ट साइज होता है। H1 वाली हेडिंग हमेशा सेम डिफॉल्ट साइज की प्रिंट होगी, H2 वाली हेडिंग हमेशा सेम डिफॉल्ट साइज में हमें पेज के ऊपर दिखाई देगी, H3 वाली हेडिंग भी सेम डिफॉल्ट साइज में हमें पेज के ऊपर दिखाई देगी। इसी तरीके से 6 हेडिंग्स के लिए 6 डिफॉल्ट साइजेस पहले से ही डिफाइंड होते हैं। एंड यूजुअली जब हम CSS लिख रहे होंगे, यानी अपनी वेब पेज का जब हम स्टाइल डिफाइन कर रहे होंगे, तो उसके अंदर हम बाकी के टेक्स्ट के लिए तो फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, बट यूजुअली जो मेरी H1 वाली हेडिंग होती है, H2 वाली हेडिंग होती है, H3 वाली हेडिंग होती है, हेडिंग्स के लिए हम उनका फॉन्ट साइज चेंज नहीं करते, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब पहले से ही वो फॉन्ट साइज डिफाइन किया गया है तो हम HTML के जो बाय डिफॉल्ट रूल्स हैं उसके साथ इतना ज़्यादा नहीं खेलते। तो मैक्सिमम केसेस में हम हेडिंग्स का डिफॉल्ट साइज चेंज नहीं कर रहे होंगे, जो उनका डिफॉल्ट साइज है हम उसे वैसा ही रखते हैं। एंड अगर हमें अच्छे से अपने HTML प्रोग्राम को लिखना है तो HTML कोड के अंदर, फाइल के अंदर यूजुअली हमारे पास एक ही H1 टैग होता है। ऐसा नहीं है कि मल्टीपल H1 टैग्स को हम डिस्प्ले कराएंगे। तो H1 टैग एक ही होता है। अपने H2 टैग्स को हम मल्टीपल रख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन हम कौन से लेवल की बात कर रहे हैं अपने पेज के ऊपर। अब अगर मैं चाहूं तो यहां पर हेडिंग टैग्स मैंने लिखे हुए हैं, इनके साथ मैं अपने पैराग्राफ टैग को मिक्स कर सकती हूँ। दिस इज अ पैराग्राफ। इस तरीके से मैं एक पैराग्राफ टैग को हर एक हेडिंग के बाद लिख सकती हूँ। इसको कर लेते हैं सेव एंड इसको करते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पर ये मेरी मेन हेडिंग आ गई, ये आई है मेरे पास H1 की हेल्प से। उसके बाद मेरे H2 की हेल्प से डिस्प्ले होना चाहिए ये वाली लाइन। तो H2 की हेल्प से ये डिस्प्ले हुआ है, फिर एक पैराग्राफ, फिर एक हेडिंग 2, फिर एक पैराग्राफ, फिर एक हेडिंग 2, फिर एक पैराग्राफ। तो हमें सीधा देखकर पता चल रहा है कि पैराग्राफ का टेक्स्ट साइज छोटा होता है और हेडिंग्स यूजुअली पैराग्राफ के टेक्स्ट साइज से बड़ी होती हैं। अगर मैं यहाँ पर H2 की जगह H6 भी लिख देती, मतलब जो मेरी स्मॉलेस्ट हेडिंग है, इसको अगर करें सेव एंड रन, सारी हेडिंग्स फॉन्ट साइज में पैराग्राफ से बड़ी नहीं होती, बट मोस्टली हेडिंग्स जो हम यूज कर रहे होते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में वो हमारे पैराग्राफ से बड़ी होती हैं, क्योंकि पैराग्राफ को यूजुअली अपना रिलेटेड कंटेंट एंड नॉर्मल टेक्स्ट डिस्प्ले कराने के लिए यूज किया जाता है, जबकि हेडिंग्स को जो मेन चीज होता है, जो मेन टाइटल होता है, उसको डिस्प्ले कराने के लिए यूज किया जाता है। अब सबसे पहले सॉल्व करने वाले हैं हम अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन 1। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 हमें कह रहा है कि जो भी इमेज हमें दी हुई है यहाँ पर, इसे हमें रिक्रिएट करना है यूजिंग आर HTML टैग्स। तो अगर इस इमेज को ध्यान से देखें तो हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ कैसी चल रही है। अगर मैं सबसे टॉप की बात करूं, यानी इस एवेंजर्स की बात करूं, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है कि ये मेरी जो है हेडिंग होने वाली है। ऑब्वियसली हमने अभी तक 3 ही टैग्स को देखा है, एक हेडिंग वाले टैग्स को देखा है, एक हमने पैराग्राफ टैग को देखा है, एक हमने बोल्ड टैग को देखा है। तो इन्हीं तीनों टैग्स के जो कॉम्बिनेशन है उससे हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो जो मेरी टॉप लेवल हेडिंग है ये मेरी H1 लग रही है। इससे जो नीचे लेवल की हेडिंग्स है, यूजुअली H1 के बाद H2 होता है, तो इसको भी हम H2 रख रहे होंगे, इसको भी हम H2 रख रहे होंगे एंड इसको भी हम H2 रख रहे होंगे। एंड इसके अंदर ये वाला जो टेक्स्ट है इसे हम रखने वाले हैं एज माय पैराग्राफ। तो ये मेरा एक पैराग्राफ टेक्स्ट होगा जिसके अंदर ये टोनी स्टार्क, अगर बोल्ड में दिखाई दे रहा है ये वर्ड, तो पैराग्राफ के अंदर हम बोल्ड टेक्स्ट को यूज करेंगे चीजों को बोल्ड दिखाने के लिए। सेम चीज यहां पर, ये लाइन एक नॉर्मल पैराग्राफ है जिसके अंदर 2 वर्ड्स बोल्ड हैं, तो हम बोल्ड टैग का भी यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, यहाँ पर हमारे नेस्टेड टैग्स को हम यूज कर रहे होंगे। यहाँ पर भी अपने नेस्टेड टैग्स को, यानी टैग के अंदर जब दूसरा टैग आ जाता है उसको हम नेस्टिंग कह देते हैं। ये भी मेरा पैराग्राफ एंड बोल्ड टैग का कॉम्बिनेशन है। तो इस तरीके से मैंने पहचान लिया कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन को कौन कौन से टैग की हेल्प से मुझे डिस्प्ले कराना है। अगर मैं HTML में ना लिखकर नॉर्मली यहाँ पर पेन पेंसिल से लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ, मेरा कोड कुछ ऐसे में होने वाला है। सबसे पहले तो मैं H1 टैग लिखूंगी, उसके बाद मैं लिखूंगी अपने एवेंजर्स को, यहाँ पर मेरा H1 टैग क्लोज हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या लिखूंगी, अपना H2 टैग लिखूंगी। H2 टैग के अंदर मैं आयरन मैन लिखने वाली हूँ, यहाँ पर मेरा H2 टैग क्लोज हो जाएगा। थर्ड में मैं लिखने वाली हूँ एक पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग के अंदर लिखूंगी ऑल्सो गोज बाय द नेम, मतलब ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ऑल्सो गोज बाय द नेम, ये सारी की सारी मैंने यहाँ पर लिखी अपने पैराग्राफ टैग के अंदर। एंड ये टोनी स्टार्क क्योंकि बोल्ड में है तो इसके लिए एक और टैग मैं लिखूंगी, इसे मैं येलो से हाईलाइट कर देती हूँ। यहाँ पर मैं लिखूंगी B एंड यहाँ पर लिखने वाली हूँ टोनी स्टार्क, और ये मेरा क्लोज हो जाएगा बोल्ड टैग। एंड यहाँ पर क्लोज हो जाएगा मेरे पास मेरा
पैराग्राफ टैग। तो इस तरीके से इन 3 लाइंस को डिस्प्ले कराने के लिए मैं ये 3 लाइनें लिख सकती हूँ। सिमिलरली इन दोनों लाइंस को डिस्प्ले कराने के लिए मैं दोबारा से H2 टैग एंड पैराग्राफ टैग को यूज़ करूँगी, जिसके अंदर बोल्ड टैग की नेस्टिंग होगी। तो इस तरीके से मैं अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करा सकती हूँ। इसको अब हम लिखने वाले हैं अपनी HTML फाइल के अंदर। सबसे पहले मैं लिखने वाली हूँ अपना H1 टैग हेडिंग 1, जिसके अंदर मैं लिखूंगी एवेंजर्स। उसके बाद नेक्स्ट लाइन के अंदर आएगी मेरी हेडिंग 2 टैग, जिसके अंदर मैंने लिखा है आयरन मैन विद अ स्पेस। नेक्स्ट लाइन में मैं अपना पैराग्राफ टैग लिखूंगी। यहाँ पर लिखने वाली हूँ ऑल्सो गोज बाय द नेम। यहाँ पर मेरा बोल्ड टैग आ जाएगा, जिसके अंदर लिखूंगी टोनी स्टार्क। इसके बाद दोबारा से नेक्स्ट लाइन के ऊपर H2 टैग आ जाएगा, जिसके अंदर लिखा होगा कैप्टन अमेरिका। एंड नेक्स्ट लाइन के ऊपर दोबारा से पैराग्राफ टैग के अंदर ऑल्सो गोज बाय द नेम। दोबारा से मेरा बोल्ड टैग आ जाएगा स्टीव रॉजर्स। नेक्स्ट लाइन के अंदर दोबारा से H2 टैग के अंदर मैं लिखने वाली हूँ हल्क। नेक्स्ट लाइन के अंदर पैराग्राफ टैग, यहाँ पर आएगा ऑल्सो गोज बाय द नेम। यहाँ पर मेरा बोल्ड टैग के अंदर ब्रूस बैनर। तो इसको मैं कर लेती हूँ सेव। ये पूरा का पूरा कोड मैंने कर लिया है सेव। एंड अब करेंगे इसको रिफ्रेश करते ही मेरी सेम जो helloworld.html फाइल है उसने ये वेब पेज क्रिएट कर दिया, जिसकी हमें इमेज दी हुई थी। पूरी की पूरी सारी की सारी चीज़ें सेम लेवल पर सेम तरीके से डिस्प्ले हुई हैं। अब अगर मैं चाहूँ तो इस पेज को इंस्पेक्ट भी कर सकती हूँ। इंस्पेक्ट करके क्या होगा, ये जो पूरा का पूरा कोड मैंने यहाँ VS कोड में लिखा हुआ है, ये मुझे मेरे ब्राउजर के अंदर भी दिख रहा है। मतलब पैराग्राफ टैग के अंदर मैंने इस तरीके से कुछ लिखा था, फिर बोल्ड टैग के अंदर टोनी स्टार्क लिखा था, फिर अगले हेडिंग H2 लिखी थी, फिर पैराग्राफ टैग के अंदर दोबारा से इस तरीके से इन्फॉर्मेशन लिखी थी, फिर मैंने स्टीव रॉजर्स लिखा था बोल्ड टैग के अंदर। तो ये सारी चीज़ें मुझे मेरे एलिमेंट्स के अंदर इंस्पेक्ट करने के बाद भी दिखाई देती है। अब एक और स्पेशल चीज़ है मेरे इंस्पेक्ट फीचर के अंदर। अगर मैं यहाँ पर चाहूँ तो एवेंजर्स को चेंज करके, इस टाइटल को चेंज करके मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ शक्तिमान, तो इसको मैं जैसे ही एंटर करूंगी क्या होगा, मेरे H1 टैग में चेंजेस आ जाएंगे। ये चेंजेस मेरे VS कोड के अंदर नहीं आएंगे। VS कोड के अंदर HTML फाइल में जो मैंने लिखा है वो वैसे का वैसा लिखा रहेगा। बट चेंज कहाँ आया, चेंज आया सिर्फ ब्राउजर के अंदर। मतलब यहाँ पर जो चीज़ मैंने चेंज कर दी वो वैसी ही वैसी मुझे वेब पेज के अंदर चेंज होकर दिखाई देने लगती है। पर ये चेंजेस परमानेंट नहीं होते, ये चेंजेस टेम्पररी होते हैं, जो सिर्फ आपके ही कंप्यूटर में आपको चेंज होकर दिखता है। जैसे अगर मैं यहाँ एवेंजर्स वाला मेरा विकीपीडिया पेज है, विकीपीडिया पेज को भी जाकर मैं इंस्पेक्ट कर सकती हूँ। जैसे ही मैंने इंस्पेक्ट किया, यहाँ पर मैं ढूंढ सकती हूँ ये एवेंजर्स वाली हेडिंग कहाँ लिखी हुई है। ये एवेंजर्स वाली हेडिंग लिखी हुई है यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ये भी मेरा एक H1 टैग है, जिसके अंदर काफ़ी सारी और इन्फॉर्मेशन है, बट यहाँ दी एवेंजर्स लिखा हुआ है। अब इस दी एवेंजर्स को चेंज करके मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ अपना नाम। मैंने यहाँ पर लिख दिया श्रद्धा खापरा। जैसे ही मैंने इसको एंटर किया, क्या हुआ, अब विकीपीडिया का जो पेज है उसका नाम चेंज होकर अब मेरा नाम हो गया। यहीं पर चाहती तो मैं इसको चेंज करके लिख सकती थी अपना कॉलेज, तो ये चेंज होकर हो गया। इसी पेज को चेंज करके मैं यहाँ पर चाहती तो शक्तिमान भी लिख सकती थी। तो ये पूरे के पूरे विकीपीडिया पेज का जो इन्फॉर्मेशन है वो चेंज हो गई। तो कभी कभी यूजुअली लोग सोशल मीडिया के ऊपर इस तरीके की वीडियोस डालते हैं कि उन्होंने पूरे वेब पेज को चेंज कर दिया है, विकीपीडिया पर कुछ भी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है। तो वैसी चीज़ों के ऊपर जाना नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि वो जो इन्फॉर्मेशन आपको डिस्प्ले करके दिख रही है किसी भी वीडियो के अंदर एक वेबसाइट के ऊपर, वो एक्चुअल इंटरनेट के ऊपर पोस्टेड हो। क्योंकि ये जो शक्तिमान चेंज हुआ है, अगर आप अपने विकीपीडिया से एवेंजर्स वाला ये वाला लिंक खोलेंगे तो आपको एवेंजर्स ही दिखाई देगा। ये जो छोटा सा चेंज हुआ है ये सिर्फ मेरे ब्राउजर के अंदर और सिर्फ मेरे सिस्टम के अंदर चेंज हुआ है, और ये एक टेम्पररी चेंज है। अगर मैं अपने जो पेज है इसे रिफ्रेश करूंगी तो दोबारा से ओरिजिनल जो इन्फॉर्मेशन है जो इंटरनेट के ऊपर पोस्टेड है वो दिखने लग जाएगी। तो इस तरीके से इंस्पेक्ट फीचर की हेल्प से हमने एक नॉर्मल वेब पेज क्रिएट किया है, और मुझे इसके अंदर कुछ चेंजेस करके देखने हैं। मुझे अगर चेंज करके देखना है कि टोनी स्टार्क की जगह अगर मैं यहाँ पर भी आयरन मैन लिख देती तो मेरा पेज कैसा दिखाई देता, तो वो चेंजेस मैं साथ के साथ ब्राउजर में करके चेक कर सकती हूँ, इंस्टेड ऑफ कि पहले मैं VS कोड की फाइल में चेंज करूँ फिर यहाँ पर आकर मैं रिफ्रेश करूँ। तो ये जो फीचर है इंस्पेक्ट का, ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आएगा जब हम CSS को पढ़ रहे होंगे, या जब हम और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फीचर्स को अपने वेब पेज के अंदर ऐड कर रहे होंगे, क्योंकि हम तभी के तभी अपने सारे चेंजेस को वेब पेज के ऊपर देख पाएंगे। नेक्स्ट चीज़ जिसको HTML के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, ये है हमारा HTML का बॉयलर प्लेट कोड।
HTML या किसी भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बॉइलर प्लेट कोड कहने का मतलब होता है वो कोड जो हमेशा हम HTML का कोड लिखने से पहले अब से लिखने वाले हैं। यानी अगर हमें कोई भी फाइल बनानी है जिसके अंदर हम HTML का कोई भी कोड लिखेंगे तो उससे पहले इतना पार्ट है HTML में जिसको हमें पहले हमेशा लिखना पड़ेगा। हर एक लैंग्वेज का अपना कुछ ना कुछ थोड़ा सा बॉइलर प्लेट कोड होता है। अगर आप जावा लिखना चाहते हैं तो जावा का भी बॉइलर प्लेट होता है, C++ लिखना चाहते हैं उसका भी एक बॉइलर प्लेट होता है। तो वो एक बेसिक टेम्पलेट होता है जिसको हमें हमेशा लिखना होता है। तो इसी बेसिक टेम्पलेट या स्टैंडर्ड फॉर्मेट इसको हम कह सकते हैं, या इसको स्केलेटन ऑफ राइटिंग HTML कोड हम कह सकते हैं। यानी हमारे HTML कोड का भी एक बेसिक ढांचा होता है जिसको पहले हमें प्रिपेयर करना होता है। यानी डायरेक्टली हम फाइल खोलकर सिंपल जैसे अभी तक हम टैग्स लिखते आए हैं वैसे टैग्स लिखना हमें स्टार्ट नहीं करना। जैसे शुरुआत में ही पहली लाइन में हमने पैराग्राफ टैग बना दिया या कोई और टैग बना दिया, उस तरीके से नहीं अप्रोच करना पड़ता। सारी चीज़ों को HTML में हमें सिस्टमैटिक तरीके से लिखना पड़ता है। सबसे ऊपर HTML की फाइल के सबसे ऊपर हम ये लाइन लिखते हैं। इस लाइन में हम कुछ ऐसा लिखते हैं कि एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप HTML। इस लाइन का बेसिक मतलब होता है कि हम HTML5 को यूज कर रहे हैं। यानी पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को ये फाइल बता देती है कि HTML का कौन सा वर्जन यूज हो रहा है, वर्जन 5 यूज हो रहा है। जैसे हमारे पास गेम्स में वर्जन होते हैं या हम WhatsApp जैसी एप्स को अपडेट करते हैं, वैसे HTML भी अपडेट होता है। और HTML का जो अपडेटेड वर्जन है जिसको हम यूज करते हैं वो है हमारा वर्जन 5, जिसको इस लाइन के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जिस टैग को हम लिखते हैं ये होता है मेरा HTML टैग। HTML टैग पूरे के पूरे बाकी के कोड को अपने अंदर लिखवाता है। मतलब सारी जो बाकी की बाकी चीज़ें हम लिखने वाले हैं वो सारी की सारी अब HTML टैग के अंदर लिखी जाएंगी। HTML टैग को एक तरीके से हम अपना रूट टैग कह सकते हैं। अब ये रूट वर्ड आता कहाँ से? रूट यानी जड़ या फिर किसी भी कोड का सबसे पहला पार्ट। तो जब भी हम HTML के कोड की बात करते हैं तो इसमें सबसे ऊपर हमने ये वाला टैग लिखा है जिसको हम HTML टैग कहेंगे। HTML टैग के अंदर हमने ये वाला टैग लिखा है जिसको हम हेड टैग कहेंगे। तो HTML के अंदर इस तरीके का एक हायरार्कियल स्ट्रक्चर बनता है। हेड टैग के अंदर मैंने ये वाला टैग लिखा है जिसको हम टाइटल टैग कहेंगे। तो इस तरीके से लेवल वाइज लेवल हम अपने टैग्स को अरेंज कर सकते हैं और इसी अरेंजमेंट को हम हायरार्कियल अरेंजमेंट कहते हैं। हायरार्कियल यानी जिसमें लेवल्स आते हैं। जैसे हमारे घर पे हमारे दादाजी होते हैं, दादाजी के नीचे पापा वाली जनरेशन आती है, पापा वाली जनरेशन के नीचे हमारी जनरेशन आती है। तो एक तरीके से क्या फॉर्म होगी? हायरार्की फॉर्म होगी जिसके अंदर आप डायग्राम बनाएंगे तो लेवल्स आते हैं। वैसे ही लेवल्स हमारे HTML टैग्स के अंदर आते हैं जो दिखाता है कौन सा टैग ऊपर आता है यानी पहले आता है या बाहर आता है और कौन सा टैग नीचे की तरफ या अंदर की तरफ आता है। तो इसी हायरार्कियल अरेंजमेंट में जो सबसे टॉप लेवल पे बैठा होता है उसे हम रूट कहते हैं। और यहाँ पर रूट कौन हो जाएगा? यहाँ पर रूट हो जाएगा हमारा HTML टैग, क्योंकि ये फर्स्ट ऐसा वैलिड टैग है जिसके साथ हम अपने HTML कोड की शुरुआत करते हैं। तो जब भी हम अपना HTML कोड लिख रहे होंगे हम पहले डॉक टाइप लिखेंगे, फिर हम HTML टैग को लिख रहे होंगे और फिर सारा का सारा कोड हमारे HTML टैग के अंदर जा रहा होगा। अब HTML टैग के अंदर जो फर्स्ट टैग हम लिखते हैं ये होता है हमारा हेड टैग। इस हेड टैग को हम लिख रहे होते हैं और हेड टैग के अंदर सारी की सारी हमारी मेटा इन्फॉर्मेशन या बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जाती है। मतलब ये जितना भी पार्ट होता है मेरा, इसमें जैसे अगर मुझे CSS को लिंक करना है HTML के साथ, यानी अगर मुझे किसी भी वेबसाइट की स्टाइलिंग बतानी है तो स्टाइलिंग को हेड टैग के अंदर बताया जाएगा। अगर मुझे जावास्क्रिप्ट को लिंक करना है HTML के साथ तो उसको भी हम हेड टैग के अंदर लिंक कर रहे होंगे। यानी जो दूसरी फाइल्स की लिंकिंग होती है या कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जो हमें ब्राउजर के ऊपर या अपने वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले नहीं करानी बट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उस इंफॉर्मेशन को हम अपने हेड टैग के अंदर लिखते हैं। तो इस हेड टैग को एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इसके अंदर हम अपना मेटा डेटा स्टोर करते हैं। मेटा डेटा का बेसिक मतलब होता है डेटा अबाउट डेटा, यानी जितना भी हमारा HTML कोड है उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जिसको हम स्टोर करना चाहते हैं। जैसे उसकी स्टाइलिंग कहाँ से आनी है, उसकी फंक्शनैलिटी कहाँ से आनी है। और इस हेड टैग के अंदर एक टैग है जिसको हम हमेशा अपने वेब पेजेस के लिए डिफाइन करते हैं, वो होता है मेरा टाइटल टैग। टाइटल कहने का मतलब है कि ये हमारे वेब पेज का टाइटल है। टाइटल इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमें किसी भी वेबसाइट का नाम गूगल पे सर्च करना है, मान लेते हैं मैंने गूगल पे सर्च किया amazon.com, तो गूगल क्या करेगा? गूगल सर्च क्वेरी को इस टाइटल के बेसिस पर सर्च करेगा। इसीलिए टाइटल का जो नाम है वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होना चाहिए। मतलब अगर जो भी आप अपने पेज में डिस्प्ले कराना चाहते हैं वही नाम आपको अपने टाइटल को देना है। और ये टाइटल का नाम कभी भी डिस्प्ले नहीं होता वेबसाइट पर। मतलब अगर आपने माई फर्स्ट पेज लिख दिया तो ये टाइटल जो है ये आपके मेन वेब पेज पर वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले नहीं होगा, ये वेबसाइट से ऊपर की तरफ टैब के ऊपर डिस्प्ले होता है। जैसे इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं हमने वेबसाइट खोली netflix.com।
अब netflix.com के ऊपर जब ऐसे इस तरीके से वेबसाइट खुलेगी तो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, नेटफ्लिक्स का आइकन है, नेटफ्लिक्स इंडिया, वॉच टीवी शोज ऑनलाइन, वॉच मूवीज ऑनलाइन। तो ये जो ऊपर की तरफ डिस्प्ले होकर आ रहा है ये मेरे नेटफ्लिक्स के मेन वेब पेज का टाइटल है। तो इस तरीके से टाइटल जो है हमें दिखाता है कि वेब पेज के ऊपर एक्चुअली होने क्या वाला है, इसीलिए टाइटल का नाम बड़े सोच समझकर हमें अपने प्रोजेक्ट्स या फिर वेबसाइट्स के लिए रखना होता है। नेक्स्ट जिस चीज की हम बात करेंगे वो है मेरा बॉडी टैग। अब हम चाहें तो HTML को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है हमारा हेड टैग, एक होता है हमारा बॉडी टैग। हेड टैग के अंदर वो सारी चीजें आती हैं जो वेबसाइट के ऊपर जनरली दिखाई नहीं देती, और इन चीजों में हमारा मेटा डेटा स्टोर होता है। इसे हम मेटा डेटा कर लेते हैं। एंड हमारे बॉडी टैग के ऊपर वो चीज़ें दिखाई देती हैं जो एक्चुअली हमारे वेब पेज के ऊपर हमें डिस्प्ले होकर दिखाई देती हैं। जैसे अगर मुझे पैराग्राफ टैग लिखना है तो वो बॉडी टैग के अंदर आएगा, अगर मुझे हेडिंग टैग लिखना है तो वो भी बॉडी टैग के अंदर आएगा, या फिर कोई और ऐसा टैग है। जैसे मान लो आगे हम बहुत सारे टैग्स बनाना सीखेंगे, हम लिस्ट बनाना सीखेंगे, हम फॉर्म्स बनाना सीखेंगे, हम टेबल्स बनाना सीखेंगे, हम बटन्स वगैरह, इमेजेस, बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो वो सारे के सारे टैग मेरे बॉडी टैग के अंदर हम लिख रहे होते हैं। तो जैसे इस पैराग्राफ टैग को हमने बॉडी टैग के अंदर लिखा है, तो एक जनरल लेआउट होता है जिसको हम हमेशा फॉलो करते हैं जब भी हम अपने HTML कोड को लिखना चाहते हैं। अब एक बार क्या करते हैं, इस HTML बॉयलर प्लेट कोड को हम अपने VS कोड के अंदर जनरेट करने वाले हैं। तो हमने एक बिल्कुल खाली फाइल बनाई हुई है classroom.html, एंड अपने VS कोड के ऊपर एक शॉर्टकट होता है इस बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट करने का। यानी हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हम सिंपली एक्सक्लेमेशन दबा सकते हैं। हमारा जो कीबोर्ड होता है उसके ऊपर अगर आप एक्सक्लेमेशन यानी ये वाला जो साइन होता है इसको अगर स्क्रीन पर लिखेंगे, यानी इसको अगर टाइप करेंगे, तो उसके बाद आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस दिखाई देंगे। इनको हम एमिट्स कहते हैं। एमिट कहने का मतलब है कि ये शॉर्ट फॉर्म है। अगर आपने VS कोड के अंदर HTML फाइल है उसके अंदर एक्सक्लेमेशन लिखा तो मतलब आप VS कोड को बता रहे हैं कि मैं बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करना चाहता हूं या चाहती हूं। और इनफैक्ट HTML आपको दिखाएगा भी कि एमिट एब्रीविएशन, कि आप इस तरीके का कुछ कोड है जिसको जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और सिंपली अब आप क्या कर सकते हैं, या तो ये जो ब्लू लाइन हाईलाइट हो रही है आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप एंटर या फिर अपना जो हमारे मैक के ऊपर होता है रिटर्न, एंटर या रिटर्न में से कुछ भी प्रेस कर सकते हैं। नहीं तो ईजीएस्ट ऑप्शन है कि आप इस ऑप्शन ब्लू लाइन पर क्लिक कर दीजिए। तो क्लिक करने से क्या हुआ, मेरा सारा का सारा बॉयलर प्लेट कोड HTML ने, VS कोड ने ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिया। और ये कैसे जनरेट हुआ, ये जनरेट हुआ विद द हेल्प ऑफ एमिट्स। एमिट क्या होते हैं, एमिट हमारी शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं। VS कोड के अंदर प्री इंस्टॉल्ड आती हैं, या कुछ और कोड एडिटर अगर आप यूज कर रहे होंगे तो काफी कोड एडिटर्स के ऊपर प्री इंस्टॉल्ड एमिट्स होते हैं। अगर एमिट आपके VS कोड के ऊपर काम नहीं कर रहा है या आप कोई और कोड एडिटर यूज कर रहे हैं उसके ऊपर काम नहीं कर रहा, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। आप चाहें तो ये पूरा का पूरा जो कोड है इसको टाइप भी कर सकते हैं खुद से, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर एमिट वर्क भी नहीं कर रहा तो भी आप HTML का कोड रन कर सकते हैं। अब एमिट ने ऑटोमेटिकली ये सारा का सारा कोड जनरेट कर दिया। कैसे, एक शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखी एक्सक्लेमेशन, उससे मेरा पूरा कोड जनरेट हो गया। तो एमिट्स हमारे बहुत काम के होते हैं, एंड आगे जाके हम और भी एमिट्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए अपने बॉयलर प्लेट कोड पे ध्यान देते हैं। सबसे पहली लाइन मुझे बताती है कि मैं HTML5 को यूज कर रही हूँ। सेकेंड लाइन के अंदर HTML में कुछ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, लैंग्वेज lang इज इक्वल टू en। इस लाइन का बेसिक मतलब ये होता है, ये जो एक्स्ट्रा लाइन आई है HTML टैग के अंदर, इसका बेसिक मतलब होता है कि हम कौन सी लैंग्वेज दिखाना चाह रहे हैं अपने पेज के ऊपर। हम इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करना चाह रहे हैं। अब मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं जिसको आप HTML के अंदर यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो फ्रेंच यूज कर सकते हैं, जर्मन, पर प्राइमरीली हम इंग्लिश को यूज करते हैं। उसके बाद मेरा हेड टैग है, उसके अंदर ये 2-3 एक्स्ट्रा टैग्स आपको दिख रहे होंगे जो क्या देते हैं, जो मुझे मेटा इन्फॉर्मेशन देते हैं। मेटा इन्फॉर्मेशन यानी वो इन्फॉर्मेशन जो डेटा के बारे में ही है, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो दिखाई नहीं देती बट एक्स्ट्रा आकर स्टोर हो जाती है। तो यहाँ पर उसी तरीके की कुछ इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे मुझे बताया हुआ है हम कौन सा कैरेक्टर सेट यूज कर रहे हैं, कैरेक्टर सेट यानी इंग्लिश के कैरेक्टर सेट का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। एंड इस तरीके की और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है स्क्रीन साइजेस के बारे में, जो बेसिकली मेरा व्यू पोर्ट होता है। बट ये एक्स्ट्रा चीज़ है, इस पर ज़्यादा ध्यान हमें देने की जरूरत नहीं है। ये मेरा टाइटल है, उसके बाद मेरा हेड टैग खत्म हो जाता है, फिर मेरा बॉडी टैग आ जाता है। तो इस तरीके से हम अपने HTML का जो लेआउट है बेसिक उसको कर सकते हैं। एंड उसके अंदर अब बॉडी टैग के अंदर हम एक पैराग्राफ टैग लिख सकते हैं। लेट्स कॉल इट हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड हमने लिख दिया पैराग्राफ टैग के अंदर, और टाइटल में हम लिखने वाले हैं माय बॉयलर प्लेट कोड। सेफ।
अब अगर ब्राउजर में जाकर इसे रिफ्रेश करें तो इस तरीके की कुछ चीज़ें अपीयर होंगी। मतलब जो हेलो वर्ल्ड मैंने पैराग्राफ टैग के अंदर लिखा था वो मेरी स्क्रीन पर, मतलब विंडो पर, वेबसाइट के ऊपर मुझे दिखाई देगा, और माय बॉयलर प्लेट कोड, ये वो लाइन है जिसको मैंने टाइटल के अंदर लिखा था, वो मुझे ब्राउजर के ऊपर टैब पर दिखाई देती है। तो ये डिफरेंस होता है टाइटल और बॉडी टैग के कंटेंट के अंदर। अब जब भी हम अपना HTML कोड लिखेंगे ना, वैसे तो हम चाहें तो इसे इसी सिमिलर लेआउट के अंदर छोड़ सकते हैं, पर थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जिनको हम कर सकते हैं जो हमारे कोड को और ज़्यादा रीडेबल बनाती है। जैसे एक चीज़ जो हम कर सकते हैं कि जैसे ही HTML टैग के अंदर कोई और टैग आ रहा है या किसी भी टैग के अंदर कोई और टैग आ रहा है, तो उसको हम एक टैब की स्पेस दे देंगे। यानी यहाँ पर मैं जाऊँगी और इसको थोड़ी सी स्पेस दे दूँगी, यानी मैंने टैब प्रेस किया अपने कीबोर्ड के ऊपर, एंड इन चारों को भी जाकर मैं थोड़ी सी टैब की स्पेस दे दूँगी, इसको भी टैब की स्पेस दे दी, एंड इस तरीके से क्या होगा, मेरा लेआउट बहुत सुंदर दिखेगा। सेव कर लेते हैं। तो इससे मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पर अगर स्पेस है तो मतलब मेरा हेड टैग मेरे HTML टैग के अंदर आता है। मेटा और हेड के बीच में स्पेस है तो मतलब मेरा मेटा वाला टैग मेरे हेड टैग के अंदर आ रहा है। एंड इसी तरीके से पैराग्राफ और बॉडी टैग में स्पेस है तो पैराग्राफ टैग बॉडी टैग के अंदर आ रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा स्पेस हम सामने की तरफ देते हैं इसको कहते हैं इंडेंटेशन। मैं आपको लिख के भी बता देती हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्ड है, इसको कहते हैं हम इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का बेसिक मतलब होता है प्रॉपर स्पेसिंग, और इंडेंटेशन एक अच्छे प्रोग्रामर की, एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल प्रोग्रामर की निशानी होती है कि वो अच्छी तरीके से स्पेस देते हैं अपने कोड के अंदर और कोड काफ़ी ज़्यादा रीडेबल बनता है। तो जैसे जैसे मैं अगर स्पेसिंग दूँ आने वाले चैप्टर्स के अंदर, हमें वैसे वैसे फॉलो करना है और उसी तरीके की हमारी अच्छी आदत बिल्ड होती चली जाएगी। एंड इनफैक्ट इंडेंटेशन सिर्फ HTML कोड के अंदर नहीं, चाहे हम जावास्क्रिप्ट पढ़ें, चाहे हम CSS पढ़ें, चाहे हम कोई और लैंग्वेज पढ़ रहे हो, सबके अंदर इंपॉर्टेंट होती है। अब HTML के अंदर अगर आपने इंडेंटेशन नहीं दी तो उससे क्या होगा, उससे HTML पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोड हमारा वैसे के वैसे रन करेगा। पर पाइथन जैसी लैंग्वेज, पाइथन एक लैंग्वेज होती है, उसके अंदर अगर इंडेंटेशन आपने खराब दे दी तो आपका कोड ही वर्क नहीं करता। तो वहां पर इंडेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यहां पर कोड को रन कराने के मामले में बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होती, बट हाँ एक एक्सपीरियंस्ड और प्रोफेशनल प्रोग्रामर की निशानी होती है, तो उसको हमें फॉलो करते हुए चलना है।